अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। राम राम, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। चलो बात करते हैं बेटा। ज्वाइन हो रही है? चलो बेटा ठीक है, ज्वाइन हो रही है, होगी ज्वाइन। चलो बेटा, अंधे बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। चलो बेटा बात करते हैं। दिखाई तो नहीं देता लेकिन सुनाई तो देता होगा। चलो बेटा क्या करना है, कैसे करना। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बात की थी यानी यूनिट सेल के बारे में बेटा। एक एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी। कॉर्नर या फिर फेस सेंटर, एज सेंटर या फिर बॉडी सेंटर, इन सब का मीनिंग क्या होता है, कहाँ पर एटम कैसे होता है और किस पोजीशन का एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, एक कोशिका में कितना योगदान करता है बेटा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा था अपने क्वेश्चन में बार बार ये काम आएगा। ओके, तो पूरा जो बेसिक थीम था, मैंने कहा था चैप्टर की बैकबोन है यूनिट सेल, वो अपने कंप्लीट डिस्कस की थी। पूरा एक लेक्चर हमने दिया था उसमें बेटा। ओके, तो ये खास कर ध्यान रखना है। बॉडी सेंटर एटम 1 पार्ट कवर करेगा। क्लियर? एक बॉडी सेंटर एटम। क्लियर? ठीक है। कॉर्नर एटम कितना? 1/8। फेस सेंटर 1/2। एज सेंटर 1/4। कैसे करेगा, क्या करेगा? 1/1 अपन ने डिस्कस किया था बेटा। ओके, चलो बच्चों आगे हम बात करते हैं। बच्चों देखो इसके बाद क्या, यूनिट सेल तो अपन ने पढ़ी, लेकिन यूनिट सेल भी क्या होती है, कई सारी टाइप्स की अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स यानी एकक कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, जो बेसिक हमने पढ़ा है यूनिट सेल के बारे में, इसमें कई सारी यूनिट सेल हमारे सामने आएगी बच्चों। ओके, 1 by 1 बात करते हैं बेटा। नंबर वन होती है बेटा एससीसी। क्या कहा? एससीसी। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा सिंपल या फिर इसे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। ओके, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। ओके, ठीक है बच्चों ध्यान रखना। पहली बात तो सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, सरल या आद्य घनीय कोशिका। बायो में कई जगह नाम आता है आद्य। ठीक है, प्रिमिटिव इसका मतलब क्या, सबसे बेसिक टाइप की होती है बेटा। सबसे यानी क्या, सबसे बेसिक एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक सेल, यही होती है यूनिट सेल। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, क्या अलग अलग यूनिट सेल्स अपन पढ़ेंगे, फिर अपन यूनिट सेल्स की क्या कई सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी पढ़ने का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, आर और ए में रिलेशन क्या होगा। आर और ए मतलब यानी रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इसमें क्या रिलेशन होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, कई सारी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बात दिमाग में सेट रख लेना बेटा, एक ट्रिक दिमाग में सेट रखना, क्या हम चाहे कोई सी भी प्रॉपर्टी की स्टडी करें, ये होगा वो होगा, कुछ भी हमें बोले तो क्या करना है, पहली बात तो यानी यूनिट सेल अगर बोले, हर यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो एटम होगा ही होगा। मैंने क्या कहा, हर यूनिट सेल में कॉर्नर यानी कोने पर तो एटम होगा ही होगा। उसके अलावा कहाँ होगा, जो उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने क्या कहा बेटा, कोई सी भी यूनिट सेल हो, बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो क्या कि एटम कहाँ कहाँ होंगे, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या कहा, हर यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो एटम होगा ही होगा। उसके अलावा कहाँ होगा, जो उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है। बच्चा कहेगा सर कैसे, जैसे बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी कॉर्नर के साथ बॉडी सेंटर पर। क्लियर? ठीक है। एफसीसी फेस सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पर। बेटा आ गया समझ में, इसीलिए मैंने पूरा बेसिक बताया है। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये सब होते क्या, कॉर्नर, ये सब क्या है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो एक ट्रिक तो ये दिमाग में सेट रखना बेटा कि कोई सी भी यूनिट सेल हो, हर यूनिट सेल में क्या करना है, कॉर्नर पर तो एटम होगा ही होगा। कॉर्नर पर के साथ साथ उसके अलावा कहाँ होगा, जो उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर? एक चीज ये ध्यान रखना। एक मैंने क्या कहा, कई सारी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे, जैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा, आर और ए का रिलेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। बच्चा कहेगा सर ये सब क्या सीन है, अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। ओके, तो मैंने क्या कहा, कुछ भी प्रॉपर्टी, कोई सी भी प्रॉपर्टी आपसे पूछे, बच्चा कंफ्यूज होगी सर कौन से एटम के रेस्पेक्ट में आंसर दूं, कॉर्नर वाले के रेस्पेक्ट में या बॉडी सेंटर वाले के रेस्पेक्ट में या फिर फेस सेंटर वाले के रेस्पेक्ट में। तो किसी यूनिट सेल में कुछ भी आपसे पूछे, इसकी वैल्यू क्या होगी, उसका आंसर आपको किसके रेस्पेक्ट में देना है, जो एटम उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने क्या कहा, जो एटम उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देना है बेटा, वरना अलग अलग पोजीशन के एटम की वजह से अलग अलग आंसर आ सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, ध्यान रखना बेटा इस बात का, कैसे करना है क्या करना। ओके,
तो अपने क्या कहा बेटा, एक ये दो बेसिक चीजें ध्यान रखना कि हर यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पर एटम होगा, कॉर्नर के अलावा जो उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है वहां होगा। दूसरा क्या, किसी यूनिट सेल में आपको कुछ भी पूछे ये क्या होगा वो क्या होगा, तो आपको कौन से एटम के रेस्पेक्ट में आंसर देना है जो उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या, एससीसी सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। एससीसी की बात करें बेटा, सिंपल क्यूबिक सेल, सीधी सी बात है। हमने क्यूबिक क्यों बोला है, देखो बेटा मैंने क्या कहा था, नॉर्मली हम यूनिट सेल को क्या लेते हैं, क्यूब की फॉर्म में लेते हैं। ओके, अगर अलग कंडीशन चल के बोले तो ही वो मानते हैं, वरना अपन क्या करते हैं, क्यूब की फॉर्म में ही लेते हैं। तो क्या करते हैं, सरल या आधे घनीय कोशिका, घन के आकार की होगी बेटा। क्लियर। चलो सिंपल, ये बताओ सिंपल टाइप की है, इसके नाम में कुछ अलग कंडीशन आ रही है क्या, नहीं। कोई सा अलग से बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ऐसा कोई नाम आ रहा है क्या, नहीं बेटा। इसका मतलब इसमें एटम ओनली एंड ओनली कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। मैंने क्या कहा था, बेसिक आइडिया दिमाग में सेट रखना, क्या नाम में कुछ स्पेशल आता, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ए सेंटर, तो क्या होता, उन पर एटम होता, लेकिन नाम में कुछ आ रहा है क्या, नहीं। ये कैसी होगी, सिंपल टाइप की यूनिट सेल होगी बेटा। और हमें पता है सिंपल टाइप की यूनिट सेल है तो बाकी किसी जगह पर एटम हो या नहीं हो, लेकिन कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। क्लियर। तो सबसे पहली बात बेटा मैं इसमें क्या कह सकता हूं, एटम्स, क्या कहूंगा, एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। क्या कहा, यानी परमाणु कहाँ स्थित होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं बेटा। क्लियर। अब देखो हम इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं बच्चों। मान लो ये जैसे अपन ने यूनिट सेल अपन बनाए, अब पूरे चैप्टर में बच्चों कई बार हमें जरूरत पड़ेगी बार बार यूनिट सेल बनाने की, तो ये जरूर ध्यान रखना कैसे बनाना है, क्या बनाना है बच्चों। देखो ये अपने क्यूब बना लिया, सबसे पहले क्यूब बनाओ तभी तो क्यूबिक सेल बनाओगे। अब हमें पता अगर एससीसी बनानी है तो एससीसी में एटम ओनली एंड ओनली कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। तो ये लो बेटा कॉर्नर पर बना दिया, हमें पता है एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा बच्चों। ठीक है, एक कॉर्नर ये रहा, 5 6 7 8 कॉर्नर कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये तो ध्यान है ना। क्लियर। एक एक चीज हमने पढ़ी है बच्चों। क्लियर। ये एटम्स को मैंने शॉर्ट में डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है बेटा, ये एटम्स है बच्चों। बात समझ में आ गई। क्लियर। ठीक है बेटा, तो अपने क्या कहा, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नर पर एटम है। अब हमें पता है यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो ये बताओ बच्चों, हर कॉर्नर पे अगर एटम होगा तो टोटल कितने एटम चाहिए, 8 एटम चाहिए इसके फॉर्मेशन के लिए। यस और नो, क्योंकि हमें पता है कॉर्नर पर एटम होना चाहिए। 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर एटम रखेंगे तो क्या होगा, टोटल कितने एटम चाहिए, 8 एटम चाहिए। तो क्या कहेंगे, 8 एटम्स, यानी 8 एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एफसीसी। दूसरा क्वेश्चन ये, एससीसी के फॉर्मेशन के लिए कितने एटम रिक्वायर्ड है, 8 एटम रिक्वायर्ड होते हैं। यानी एससीसी के निर्माण के लिए कुल कितने परमाणु चाहिए, 8 परमाणु चाहिए बेटा। ठीक है, या मैं टोटल लिख रहा हूं, ये जरूर ध्यान रखना बेटा। क्या लिखूंगा, टोटल 8 एटम्स। बच्चा कहेगा सर टोटल क्यों ऐड किया है, इसका रीजन आपको बताऊंगा बच्चों, ध्यान रखना। टोटल 8 एटम चाहिए, ओनली एटम बोले उसका मीनिंग कुछ अलग होगा, वो आएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, वो इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी ध्यान रखना, टोटल कितने एटम चाहिए, 8 एटम चाहिए हर कॉर्नर के लिए। ओके, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, देखो एज लेंथ की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा क्या करेंगे, अगर मान लो एज लेंथ ए मान ली, क्या कहा मैंने, एज लेंथ मैंने ए मान ली है, तो हमें पता क्यूब है तो ये वाली भी क्या होगी, ए होगी, ये वाली भी क्या होगी, ए होगी। तो क्या कहेंगे, कोई भी 2 एटम आप ले लो, मैंने क्या कहा, कोई भी 2 एटम आप ले लो, उनके बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो बेटा वो किसके इक्वल आएगी, ए के बराबर ही आएगी। कैसे, एक भुजा को मैंने क्या माना, ए लंबाई की मानी है, तो हमें पता है क्यूब में सभी भुजाएं क्या होती है, सेम होती नहीं होती, होती है बेटा। तो आप देख सकते हो ये वाली भी ए, ये वाली भी ए, ये वाली भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, कोई सी भी आम आप ले लो, भुजा ले लो, सभी क्या होगी, बराबर होगी बच्चों। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, कोई से भी 2 एटम अपनी चॉइस से हम चूज कर ले, ये बताओ उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ए ही होगी बेटा। समझ में आ गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। क्या कहा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स
इज ए। क्या कहा, यानी परमाणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, परमाणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी होगी बच्चों, ए के बराबर होगी बेटा। कैसे होगी, ध्यान है ना, कोई से भी दो एटम अपनी चॉइस से आप ले सकते हो, हमें पता है सभी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ए के बराबर होगी। एज लेंथ यानी किनारे की लंबाई या भुजा की लंबाई के बराबर होगी बेटा। क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है बेटा, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। क्या कहा, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, close packing of atoms occur at, close packing of atoms occur at एज ऑफ यूनिट सेल। मैंने क्या कहा, यानी क्लोज पैकिंग ऑफ एटम अकर एट एज ऑफ यूनिट सेल, यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम अकर एट एज ऑफ यूनिट सेल, यानी परमाणु का सघन संकुलन कहाँ पाया जाता है, एक कोशिका के किनारे पर पाया जाता है। मैंने क्या कहा, परमाणु का सघन संकुलन कहाँ पाया जाता है बच्चों, एक कोशिका के किनारे पर पाया जाता है। पहली बात तो ये क्लोज पैकिंग ये बार बार नाम आएगा पूरे चैप्टर में, सघन संकुलन। इसका मतलब क्या है, यानी ऐसी कोई लाइन हम खींचे, क्या कहा, ऐसी कोई लाइन हम खींचे जहां पर क्या एटम के बीच में कोई भी फ्री स्पेस ना हो। मैंने क्या कहा, ऐसी कोई लाइन हम खींचे जहां पर एटम के बीच में फ्री स्पेस ना हो। ऐसी कंडीशन कौन सी होगी, तो अपन देख सकते हैं बेटा, एक्चुअल में एससीसी में कैसे होता है, इस टाइप से होता है बच्चों। ये मान लो कोई यूनिट सेल है, कौन सी, एससीसी वाली। अब हमें पता है इसमें एटम कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। तो जैसे हमें पता है ये कॉर्नर एटम वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए इनको डॉट की फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एटम क्या होंगे, अरे ऐसे डॉट की फॉर्म में होते हैं क्या, नहीं। अगर मैं पूरा एटम बनाऊं, साप्ता परमाणु बनाऊं बच्चों, तो देखो क्या होगा, एक्चुअल में अपन शॉर्ट में बनाते जरूर है, लेकिन एक्चुअल में ये वाला एटम है क्या होगा, इस टाइप से होगा। ये वाला एटम क्या, इस टाइप से होगा। मैंने क्या कहा बच्चों, यानी देखो कोई भी एज में ले लो, किसी एज के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, ऐसी को लाइन खींचूंगा तो बीच में कोई फ्री स्पेस आएगा क्या, रिक्त स्थान आएगा क्या, नहीं बच्चों। क्यों, क्योंकि ये दोनों एटम एक दूसरे के टच में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, इनके बीच में कोई फ्री स्पेस नहीं आता, रिक्त स्थान नहीं आता बेटा। ओके, और इसी कंडीशन को बोला जाता है क्लोज पैकिंग होना, सघन संकुलन होना। क्लियर, तो क्या करेंगे आप, पूरी यूनिट सेल में कई सारी लाइन अगर आप खींचोगे, कैसे, फेस डायगोनल के रेस्पेक्ट में, बॉडी डायगोनल के रेस्पेक्ट में, एज डायगोनल के रेस्पेक्ट में, एज के रेस्पेक्ट में, तो ये बताओ इनमें क्लोज पैकिंग जो आएगी, सघन संकुलन किस कंडीशन में आएगा, एज के रेस्पेक्ट में। एज के रेस्पेक्ट में आप ऐसी कोई लाइन खींचोगे जिसमें क्या होगा बेटा, ये एज के रेस्पेक्ट में कोई लाइन खींचूं तो क्या होगा, एटम के बीच में कोई फ्री स्पेस आता है क्या, नहीं। इसे बोलते हैं एटम की क्लोज पैकिंग। बात समझ में आ गई, यस और नो। ये मैंने पूरा बेसिक बताया है एससीसी का। ओके, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। दूरदृष्टि, हर्ष, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेम, शाहरुख, हर्ष, क्या हाल है बेटा, कहाँ गायब रहता है, अरे कहाँ गायब रहता है। ये कभी मत सोचा करो बेटा, ये मुझे आता है, वो मुझे आता है, मैं कर लूँगा। अगर हमें आता तो हम यहाँ नहीं रहते बेटा, ये ज़रूर ध्यान रखा करो। आपको चैप्टर दोबारा करवाए जा रहे हैं, अगर आपने पहले नहीं किए हुए हैं तो आपके फ़ायदे के लिए ही करवा रहे हैं। सर 2 ही एटम होंगे क्या, एटम 2 नहीं होंगे, लेकिन एक एज के रेस्पेक्ट में अगर कोई लाइन खींचेंगे तो इस पर कितने एटम आएंगे, 2 ही एटम आएंगे बेटा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन कर लेना। हमें पता रूम अगर ऐसी टाइप से माने तो रूम के 8 कॉर्नर है, तो हर कॉर्नर पे क्या होगा बेटा, एटम होंगे। कैसे, जैसे ये आपके लिए जो चमत्कारी बॉक्स है बेटा, वो वापस आज दूसरा मंगाया है। देखो बेटा, क्या अगर एससीसी मानूं तो इसमें एटम कहाँ कहाँ होंगे, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर। क्लियर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर एटम ओनली एंड ओनली कहाँ है, कॉर्नर पर है। अब क्लोज पैकिंग देखनी है, अपन शॉर्ट में डॉट से लिखते जरूर हैं, लेकिन क्या करेंगे एक्चुअल में पूरा एटम बनाए तो ये एटम इस टाइप से होता है बच्चों। क्लियर, ठीक है, यानी जो एज है ये
आधे एज तक आएगा, आधे मतलब एज सेंटर तक आता है इसका डायमीटर। क्लियर, ठीक है। ये वाला एटम है, यहाँ होता है ऐसे। अब ऐसी को लाइन खींचूंगा, जैसे ये मार्कर आप देख सकते हो, ये मार्कर बच्चों देखो एक एज के रेस्पेक्ट में क्या, मान लो मैंने कोई लाइन खींची है, कोई एक्सिस बनाई है बेटा, ओके। तो ये बताओ इस एक्सिस पर कितने एटम आएंगे, 2 एटम आएंगे। बात समझ में आई क्या? तो ये लाइन एक एज के रेस्पेक्ट में, ऐसे आप कोई सा भी एज ले सकते हो, ये वाला एज ले सकते हो, ये वाला एज ले सकते हो, ये वाला एज ले सकते हो, कोई सा भी एज आप ले सकते हो। बात समझ में आ गई? तो क्या करोगे, तो इसके रेस्पेक्ट में 2 एटम आएंगे, ना कि टोटल। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक एज होगा वो क्या होगा बेटा, सर वही तो बॉक्स है, किसने कहा, वो नहीं है, दूसरा मंगाया बावली। चलो बेटा, चलो तो अपन ने क्या कहा, कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? ये तो अपन ने किसकी बात की है बेटा, एससीसी की बात की है, सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में, ओके। अभी इसकी सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई है, ध्यान रखना। बाकी जो प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गया, या फिर क्या, यानी RA का रिलेशन हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सभी पहले उनका मतलब समझेंगे, उनका मतलब क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे 1 by 1, ओके। ठीक है बेटा, दूसरी डिस्कस करते हैं बेटा। नंबर 2 सेकंड यूनिट सेल अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, BCC। क्या कहा, BCC। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा बॉडी सेंटर्ड, क्या कहा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ओके। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं बेटा इसे काय केंद्रित घनीय कोशिका, ओके। क्या कहते हैं, काय केंद्रित घनीय कोशिका। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, क्यूबिक सेल बोला है, घनीय कोशिका बोला है, इसका मतलब क्यूब की फॉर्म में होगी, यूनिट सेल नो डाउट। तो क्या होगा, यानी क्यूब की फॉर्म में तो होगी। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं बेटा, 8 कॉर्नर होते हैं। इसका मतलब एटम कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, उसके अलावा कहाँ होगा, जो उसके नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है। नेम में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, बॉडी सेंटर। इसका मतलब एटम कॉर्नर के साथ साथ कहां होगा, बॉडी सेंटर पर होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो अपन क्या कह सकते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट, क्या कहा, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर, ओके। मैंने क्या कहा, एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे बेटा, कॉर्नर्स पर होंगे और बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर। कैसे बच्चों, अगर हम यूनिट सेल बनाएं तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे समझने के लिए अपन यूनिट सेल बना के देखें तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, ये अपनी जैसे यूनिट सेल हो गई, ये तो क्यूबिकल यूनिट सेल है, ओके। ओनली मैंने क्यूब बनाया है। अब मुझे क्या BCC की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है BCC में एटम कहाँ होगा, कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। ये लो बच्चों, कॉर्नर पर बना दो। आप भी क्या याद रखोगे, कॉर्नर पर बना दिया मैंने, ये कॉर्नर पर एटम हो गए। क्लियर, ठीक है बेटा। कॉर्नर के अलावा कहाँ होगा, इसके नाम में क्या आ रहा है बेटा, बॉडी सेंटर, यानी बॉडी के सेंटर पर बना दो। ये लो बच्चों, बॉडी के सेंटर पर बना दिया हमने एटम। क्लियर, ठीक है बेटा। तो इनकी अपन बात करें तो ये क्या है बच्चों, ये हो गए एटम्स, ये अपन एटम्स अपन ने बना दिए हैं। क्लियर, ठीक है बच्चों। देखो 1 by 1 अपन बात करें तो अपन ने क्या कहा, एटम इसमें कहाँ होते हैं, कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर। तो ये बताओ टोटल कितने एटम रिक्वायर्ड होंगे, तो क्या कह सकते हैं, टोटल 9 एटम्स। 9 एटम कौन कौन से हो गए बच्चों, एक यानी 8 तो हमें पता कौन से, कॉर्नर पर, और 1 कहाँ, बॉडी सेंटर पर। क्लियर। तो अपन क्या कह सकते हैं, टोटल कितने हो गए, टोटल 9 एटम्स आर रिक्वायर्ड। ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, ओके। टोटल 9 एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ BCC। यानी अगर हमें BCC का फॉर्मेशन करना है तो टोटल कितने एटम रिक्वायर्ड है बच्चों, 9 एटम रिक्वायर्ड है। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन क्या कह सकते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। क्या कहा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स कितनी होती है बेटा, देखो बच्चों कैसे करना। अब हमें पता है, देखो अगर एज लेंथ अगर a है बच्चों, देखो एज लेंथ अगर a है तो हमें पता है सभी एज लेंथ क्या होगी, a के बराबर ही होगी। क्यों, यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक है बेटा, घनीय है बच्चों। क्लियर, ठीक है। अब देखो हमारे पास जितने भी एटम है पूरी यूनिट सेल में, उनके बीच की डिस्टेंस को आप कंसिडर करो। एक तो हमारे पास कौन सी डिस्टेंस है, जो सभी कॉर्नर वाले एटम के बीच की डिस्टेंस है। कोई से भी कॉर्नर वाले एटम आप ले सकते हो, ये वाले, ये वाले, ये वाले,
वाले कोई से भी ले सकते हो। कॉर्नर वालों के बीच की डिस्टेंस तो सभी की क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्यूब के अंदर सभी एज लेंथ, सभी किनारे की लंबाई बराबर होती है। क्लियर? दूसरी डिस्टेंस अपने पास कौन सी है बच्चों, ये वाली देख सकते हैं बेटा आप। कैसे? अरे ये वाली डिस्टेंस कौन सी, बॉडी सेंटर और कॉर्नर वाले एटम के बीच की। मैंने क्या कहा, बॉडी सेंटर और कॉर्नर वाले एटम के बीच की डिस्टेंस की मैं बात करूं तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो रटने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज अपन ने पढ़ी है। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक बॉडी डायगोनल बनाऊं, मैंने क्या कहा, यहां से लेकर यहां तक मैं बॉडी डायगोनल बनाऊं तो हमें पता है पूरा बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a, याद है ना। और हमें पता है ये जो सेंटर वाला, बॉडी सेंटर वाला एटम होगा, बॉडी डायगोनल का हाफ है या नहीं है। अरे सीधी सी बात है, ये सेंटर वाला एटम क्या है बच्चों, इस कॉर्नर से भी बराबर डिस्टेंस पे है, इस कॉर्नर से भी बराबर डिस्टेंस पे है। क्लियर? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस क्या है, √3a। क्यों? क्योंकि ये बॉडी डायगोनल है। तो इस बॉडी सेंटर वाले एटम से ये डिस्टेंस क्या होगी, बॉडी डायगोनल की हाफ होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों। और ये क्या होती है, दो एटम के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस होती है। बच्चा कहेगा नियरेस्ट, सबसे कम कैसे आ गई सर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो डिस्टेंस है, एक तो कॉर्नर वाले एटम्स के बीच में, ये तो a है, दूसरी मैंने क्या कहा, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस, ये कितनी होती है बेटा, √3/2 है। अरे बॉडी डायगोनल की हाफ है या नहीं है बच्चों। क्लियर? तो देख सकते हैं बच्चों, अरे √3 कितना होता है, 1.732 a/2 और 1.732 बच्चों इसका ऑलमोस्ट कितना होता है, 0.85 a। यस और नो? इसका मतलब कॉर्नर वाले एटम के बीच की डिस्टेंस तो कितनी आती है, a, यानी 1a। और हमें पता है बॉडी सेंटर वाले एटम की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी आती है, 0.85a, यानी 1 से कम है या नहीं है, 1 से कम है। और ये क्या होगी, कोई भी दो एटम के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस होगी। क्लियर? तो क्या कहेंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इक्वल टू कितनी होगी बच्चों, √3a/2 होगी बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? अरे यहाँ तक बात ठीक है। एक अपन क्या कह सकते हैं, एटम की क्लोज पैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहेंगे, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स अकर एट क्लोज पैकिंग की मैं बात करूं बच्चों तो मैंने क्या कहा, क्लोज पैकिंग बोल रहा है, यानी ऐसी कोई लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में क्या हो, एटम के बीच में कोई फ्री स्पेस नहीं आए, तो वो कंडीशन कौन सी होती है, बॉडी डायगोनल की होती है बेटा। मैंने क्या कहा, बॉडी डायगोनल की होती है। कैसे? यानी ये जो बॉडी डायगोनल है इसके रेस्पेक्ट में मैं लाइन खींचूंगा तो क्या होगा, ये एटम, ये बॉडी सेंटर वाला एटम और ये कॉर्नर वाला एटम, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, बीच में फ्री स्पेस नहीं आता। ओके? बच्चा कहेगा सर ये जो कॉर्नर वाले एटम है, अभी आपने एससीसी में कहा था ये आपस में चिपके हुए होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता, लेकिन अब गैप कैसे आ गया, अब गैप इसलिए आ गया, क्यों? क्योंकि इसके बॉडी सेंटर पर क्या, एक एटम आ गया। मैंने क्या कहा, बॉडी सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट होता है। कैसे बच्चों, प्रैक्टिकली समझो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे बचपन में आप बॉल वगैरह से खेलते हैं, अभी भी खेल सकते हो, कोई बैन नहीं है बेटा। कैसे? जैसे बचपन में हम देखा होगा बॉल वगैरह से हम खेलते हैं, तो मान लो प्रैक्टिकली समझो इस बात को, मान लो ये 4 बॉल है, मेरी जो फिंगर टिप है बेटा इसको समझो, देखो कैसे 4 बॉल है बेटा। देखो क्या अंधे बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या, आंखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ेगा आपको शायद बेटा, लेकिन आंखों को जूम करके देखो बेटा, रेटिना को कैसे देखना, देखो समझना। देखो क्या करना, ये जैसे मान लो मेरे फिंगर टिप है, इसको मैं 4 एटम मान रहा हूं। क्लियर? ये मेरे 4 फिंगर टिप है बेटा, इसको भी मान लो 4 एटम मान रहा हूं। अगर इन फिंगर टिप को मैं क्या करूं बेटा, इसके ऊपर रख दूं, तो ये तो कैसी कंडीशन है, एससीसी वाली कंडीशन है। एससीसी में होता ही क्या है, अरे नीचे वाली लेयर के 4 एटम होते हैं। कैसे? जैसे ये अपना बॉक्स है, इसमें 1 2 3 4 नीचे वाली लेयर के 4 एटम हो गए, इनके ऊपर क्या है, ऊपर वाली लेयर के 4 एटम है, 1 2 3 4 है या नहीं है, यानी ऊपर वाले 4 एटम इन नीचे वाले 4 एटम के एग्जैक्ट ऊपर होते हैं या नहीं होते, होते हैं बच्चों। क्लियर? ये तो कैसी कंडीशन होती है, एससीसी। यानी एससीसी में तो मैं क्या कह सकता हूं कि नीचे वाली लेयर के 4 एटम है, ऊपर वाली लेयर के 4 एटम इनके ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो इनके बीच में कोई फ्री स्पेस होगा क्या, नहीं। ये तो कौन सी कंडीशन है, एससीसी, यानी ओनली कॉर्नर वाले एटम आपस में कांटेक्ट में होते हैं, नो डाउट। ओके? लेकिन अब मुझे क्या बनाना है, बीसीसी बनाना है। बीसीसी कब बनेगा, जब कॉर्नर के अलावा एटम कहां पर होगा बच्चों, बॉडी सेंटर पर। क्लियर? अब प्रैक्टिकली समझना, जो मैंने बॉल वाला एग्जांपल आपको दिया, गेंद वाला एग्जांपल दिया, क्या अगर मान लो 4 बॉल ऐसे हैं, इनके ऊपर 4 बॉल है,
तो ऐसे 8 बॉल है बेटा, 8 बॉल है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकती नहीं रह सकती, रह सकती है। लेकिन अगर इनके सेंटर पर मैं सेम साइज की बॉल रख दूं, मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकली समझना है इस बात को, अगर इनके सेंटर पर मैं सेम साइज की बॉल रख दूं तो ये बताओ कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आएगा या नहीं आएगा, यस और नो, अरे आएगा बच्चों, यही कंडीशन बीसीसी वाली है। मैंने क्या कहा, यानी एक्चुअल में क्या ओनली कॉर्नर पर एटम होते, वो तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते, लेकिन बीसीसी होने से बॉडी के सेंटर पर भी एटम होता है सेम साइज का, तो क्या होगा, यानी बॉडी के सेंटर पर एटम अगर एडजस्ट करेंगे तो कॉर्नर वाले एटम के बीच में गैप आ जाता है थोड़ा सा बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। इस वजह से क्या होगा, यानी ये एटम एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते, इनके बीच में फ्री स्पेस होता है, गैप होता है, और वो गैप कितना होता है ये भी बताऊंगा बेटा स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो ध्यान रखना बीसीसी में, लेकिन ये श्योर है ये जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो सभी कॉर्नर एटम, ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है सभी कॉर्नर एटम के कांटेक्ट में होगा। मैंने क्या कहा, जैसे मैंने प्रैक्टिकली समझाया बेटा, कैसे 8 एटम है, इनके सेंटर पर अगर एटम रख दे तो वो जो इनके सेंटर वाला एटम है वो सभी कॉर्नर वाले एटम के डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा, इनसे जुड़ा हुआ होगा बेटा, आ गया समझ में, और इसे ही बोलते हैं क्लोज पैकिंग। तो मैंने क्या कहा, कोई सा भी आप बॉडी डायगोनल बना सकते हो, ये वाला बना सकते हो, ये वाला बना सकते हो, ये वाला बना सकते हो, उस बॉडी डायगोनल पर क्या होगा, दो तो कॉर्नर वाले एटम, कॉर्नर कौन से, जो उस बॉडी डायगोनल में इंक्लूड होते हैं, और एक बॉडी के सेंटर वाला एटम, 3 एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, टच में होते हैं बेटा, आ गया समझ में, क्लियर। तो क्या कहेंगे, और जब एटम एक लाइन में क्या होता है बेटा, टच में होते हैं, इसी तो बोलते हैं क्लोज पैकिंग। तो क्या कहा, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम अकर एट ए बॉडी डायगोनल, क्या कहा, यानी बॉडी डायगोनल पर क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। ये बीसीसी क्या होती है, बेसिक इसका डायग्राम क्या होता है, कैसे करना है, और इस पर बेसिक क्वेश्चन कौन से पूछ सकता है, कैसे करना है, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। नोट करो फटाफट फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत, अच्छा, हर्ष का क्या मैसेज है, जिंदगी से लड़ रहे हैं, जिंदगी से बेटा, वो तो जब तक जिएंगे तब तक लड़ना ही पड़ेगा, कोई दुख वाली बात नहीं है, जो लड़ते हैं वही तो इंसान होते हैं बेटा, वही बात है, हार मानना वही बात है, कायरो का कैरेक्टर है बेटा ये, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को लूजर थोड़ी है, लड़ेंगे नो डाउट, बिल्कुल लड़ेंगे। और तू कौन सा बॉर्डर पे चला गया है जो लड़ रहा है रे, हाँ चलो बेटा, बिल्कुल बेटा, अरे लड़ना तो क्या होता है बेटा, वॉरियर्स का कैरेक्टर होता है, योद्धाओं का गुण होता है, शेरों का गुण होता है, टेंशन मत लो, शेरनियों का भी होता है, वैसी बात नहीं है। चलो बेटा, तो ये अपने किसकी बात की है, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, क्या कहा बेटा, क्यूबिक सेल, ओके। चलो बच्चों, बीसीसी के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करते हैं अपन, चलो तो एचसीसी बीसीसी के बाद डिस्कस करते हैं बच्चों एफसीसी के बारे में, 3rd यूनिट सेल के बारे में। क्या कहा, नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस पर, एफसीसी, इसे एक नाम और देते हैं बेटा सीसीपी, क्या कहा, एफसीसी या सीसीपी, ओके। फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों इसकी, एफसीसी मतलब क्या, फेस सेंटर्ड, क्या कहा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या इसे और नाम देते हैं बेटा सीसीपी, मतलब क्या होता है, क्यूबिकल, क्या कहा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ओके, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। देखो बेटा हिंदी में इसे क्या कहते हैं, एफसीसी या सीसीपी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी फलक केंद्रित घनीय कोशिका, या फिर इसे क्या कहते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन। ध्यान रखना कई जगह बार बार ये नाम आता है बेटा, ओके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो समझ गए होंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ये क्या है, फलक केंद्रित घनीय कोशिका, इसका मतलब क्या होगा, कॉर्नर पर तो एटम होगा ही होगा, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होगा बेटा, फेस के सेंटर पर भी होगा, क्लियर, ठीक है। ये क्या होता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग बच्चों बार बार नाम आएगा, क्लोज पैकिंग मतलब सघन संकुलन है, यानी पैकिंग अच्छे से होना, ओके। क्लोज पैकिंग क्यों बोला है, इनमें पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, सबसे अच्छी पैकिंग इसी में होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अपन 1 by 1 पैकिंग पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें बार बार ये आएगा कैसे करना क्या करना। तो ध्यान रखना, अभी तो आइडिया
दिमाग में सेट रखना, इसमें क्रॉस पैकिंग होती है बेटा। क्रॉस पैकिंग होने का मतलब क्या है, कैसे बच्चों एक्चुअल में समझना। जैसे घर पे अपन क्या मानते हैं बेटा, दीवार बनाते हैं। सपोज करो बच्चों, तो क्या होता है, अपन दीवार बनाते हैं तो आपने देखा होगा दीवार पे अपन क्या करते हैं, कई सारी ब्रिक्स को, कई सारी ईंटों को एक साथ अरेंज करते हैं। ओके ठीक है बेटा। तो देखो मान लो अपन, एक तरीका तो ये अपना, ठीक है, एक तरीका तो ये है, जैसे मान लो ऐसे अपन ने अरेंज कर दिया। क्लियर, ठीक है बेटा। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अपने ब्रिक्स को ऐसे अरेंज किया। समझने के लिए बेटा मान लो ऐसे अरेंज अपन कर रहे हैं, कैसे करना है समझना, कैसे अपन अरेंज कर रहे हैं। ओके ठीक है बेटा। तो ये बताओ बेटर मेथड कौन सा है, ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है, ये वाला ये वाला, ये वाला बेटा। ये दिखने में भले ही कितना ही अच्छा लगे, लेकिन ये काम का है क्या, नहीं। जैसे ही आप ब्रिक्स को रखोगे क्या होगा, साथ साथ आ जाएगी बेटा, वापस आएगी या नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते बच्चों। ओके, कैसे इनबैलेंस कंडीशन है ये, जबकि इसमें क्या होता है बच्चों, ये वाली जो ब्रिक है इसका वेट इन दोनों पर होगा तो इन दोनों को बैलेंस करेगी। क्लियर, ये वाली ब्रिक है इन दोनों को बैलेंस करेगी, ये वाली ब्रिक है इन दोनों को बैलेंस करेगी, ये वाली ब्रिक है ये इन दोनों को बैलेंस करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, बैलेंसिंग अच्छे से होती है, इसे बोलते हैं क्रॉस पैकिंग। और एफसीसी में ऐसी ही पैकिंग होती है बच्चों। बात समझ में आ गई, तो अभी तक दिमाग में सेट रखना। इसे क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें पैकिंग बहुत अच्छे से होती है। बहुत अच्छे से मतलब क्या, क्रॉस पैकिंग होती है बच्चों। ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से, स्ट्रक्चर बना बना के कैसे करना है, क्या करना। ओके चलो बेटा, तो ये अपने कहा इसे नाम क्यों दिया गया है, कैसे होता है। क्लियर, तो सबसे पहली बात तो बच्चों देखो, बेसिकली बात करूं, एटम कहां कहां होगा और कैसे होगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अपने क्या कहा, कॉर्नर पर तो एटम होगा ही होगा, कॉर्नर के अलावा कहां होगा बेटा, जो उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या कहेंगे, एटम्स आर प्रेजेंट, क्या कहेंगे, एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। ओके, यानी एटम कहाँ होते हैं बच्चों, कोने व फलक केंद्र पर उपस्थित होते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। कैसे बच्चों, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, यानी कोने पर और फलक केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। कैसे, अगर इसकी जटिल संरचना हम बनाएं, इसका डायग्राम बनाएं, तो बच्चों अपन क्या कह सकते हैं, ये मान लो अपनी यूनिट सेल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन यूनिट सेल बना दी। क्यूबिकल हमें बनानी है क्योंकि क्यूब की फॉर्म में होता ही होता है, ये अपन यूनिट सेल बना रहे हैं। ओके ठीक है। अब हमें पता है एटम को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अरे एटम कहाँ होता है बेटा, कॉर्नर पर तो होता ही होता है, तो कॉर्नर पर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कॉर्नर पर बना दिए, ठीक है बेटा, कॉर्नर के हो गए। अब हमें पता है, देखो नेम में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, फेस सेंटर। इसका मतलब क्या होगा, फेस के सेंटर पर बना दो। और फेस कैसे होते हैं आपको ध्यान है, लास्ट लेक्चर में एक एक चीज डिस्कस की है। ये मान लो अपर साइड वाला फेस सेंटर, ये लोअर साइड वाला, ये राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, ये फ्रंट साइड वाला और ये बैक साइड वाला। बेटा मैंने क्या कहा, समझ में आया। तो पिछले लेक्चर में एक एक बच्चों वाली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत क्या थी बच्चों, इसे फेस सेंटर बोलते हैं, इसे कॉर्नर बोलते हैं, इसे बॉडी सेंटर बोलते हैं। आ गया समझ में, इसका मीनिंग क्या था। तो इसमें एटम क्या होंगे, कॉर्नर पर होंगे तो कॉर्नर पर बना दिए। क्लियर, और फेस सेंटर पर होंगे, फेस सेंटर पर कैसे होंगे, ऊपर वाला फेस सेंटर, नीचे वाला, दाईं साइड वाला, बाईं साइड वाला, आगे वाला और ये पीछे वाला। बेटा इस टाइप से ये, ठीक है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला, इसके फेस सेंटर पर भी होगा एटम। क्लियर, इसका मतलब क्या कहेंगे, तो ये अपन ने क्या बना दिए बच्चों, ये क्या हो गए, एटम्स है। बेटा बात समझ में आ गई, क्या है ये, एटम्स है। क्लियर, अब वन बाय वन अपन बात करेंगे। तो ये बताओ इसके फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम चाहिए बच्चों, 14। क्यों, बस एटम कहाँ का है उनको काउंट कर लो। हमें पता है कॉर्नर पर होगा, कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो हर कॉर्नर के लिए एक एटम चाहिए। तो क्या हो गया, 8 तो कॉर्नर वाले और 6 फेस सेंटर वाले, तो टोटल कितने हो गए, 8 + 14 यानी 14 एटम हो गए। तो क्या कहेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, 14 एटम्स are required for फॉर्मेशन ऑफ FCC। बात समझ में आई बच्चों, यानी FCC के फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम चाहिए बेटा, 14 एटम चाहिए। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें क्या, एटम के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस की अगर आपसे बोला जाए, तो मैंने क्या कहा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, क्या कहा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
एटम्स, देखो बच्चों यानी परमाणु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, निकटतम दूरी क्या होगी। तो ये कैसे करना है बेटा, समझना है इस बात को। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो बेटा। कैसे करना है, जैसे मान लो एज लेंथ अगर ए है तो हमें ए की टर्म में आंसर देना है। तो बच्चों देखो कैसे करना है, ये वाली डिस्टेंस मैं ले लूँ, अपनी चॉइस से कोई सी भी तुम ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये वाली डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ बेटा, ये वाली डिस्टेंस मैंने ले ली है। ओके, मैंने क्या लिया है, एक कॉर्नर को एक फेस सेंटर से मैंने कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, क्या कहा, फेस सेंटर एटम को कॉर्नर वाले एटम से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो वही तरीका बच्चों कैसे करना है, अगर एज लेंथ अगर ए है तो ये बताओ, अगर मैं एक फेस डायगोनल बनाऊं, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दूं, तो ये बताओ फेस डायगोनल फलक विकिरण बनता है नहीं बनता, बनता है बच्चों। अगर यहां से लेकर यहां तक है फेस डायगोनल बनता तो ये डिस्टेंस कितनी होती, √2a, यस और नो, अरे होता नहीं होता, कल डिस्कस किया था। क्या कहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एक लाइन खींचूं तो ये तो क्या है, फेस डायगोनल है √2a, और ये फेस सेंटर वाला एटम इसके बीच की डिस्टेंस पर है या नहीं है, अरे आधी दूरी पर है या नहीं है। तो √2a उसका हाफ कर दो, √2a/2 यानी a/√2। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। तो क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, a/√2। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखेंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, a/√2। बच्चों कैसे होगी, क्या होगी, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर आपसे क्या बोला जाए, क्लोज पैकिंग की अगर बात करें तो क्या कहेंगे, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, क्या कहा, परमाणुओं का सघन संकुलन कहाँ होगा बच्चों, अकर एट, कहाँ पाया जाता है बच्चों। देखो मैंने क्या कहा, ऐसी कोई लाइन आपको खींचनी है जहाँ पर क्या होगा, एटम्स के बीच में कोई फ्री स्पेस ना हो, और ये लाइन कौन सी होती है, यानी फेस डायगोनल वाली होती है बेटा। मैंने क्या कहा, फेस डायगोनल वाली होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों इजी वे में देखो, अगर मान लो ऐसे होता, सपोज करो जैसे मान लो ये बॉक्स है, ओके, ये मान लो अपनी क्यूबिकल यूनिट से अलग घनी एकक कोशिका है। अगर इसके कॉर्नर एटम की मैं बात करूं, 1 2 3 4, इन कॉर्नर एटम की बात करूं, अगर देखो बीच में कोई एटम नहीं होता, अभी मैं ओनली कॉर्नर एटम की बात कर रहा हूं, तो ये कॉर्नर एटम अगर होते तो ये बताओ 4 कॉर्नर एटम एक दूसरे के टच में होते या नहीं होते, होते, क्योंकि सभी सेम साइज के एटम है, क्लियर। अगर ओनली कॉर्नर एटम की बात करूं तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं। अगर मुझे FCC बनाना है तो ये बताओ इनके बीच में एक फेस सेंटर एटम होगा या नहीं होगा, होगा। इसका मतलब अगर कॉर्नर एटम के बीच में फेस सेंटर एटम एडजस्ट करूं तो ये बताओ कॉर्नर एटम के बीच में फ्री स्पेस आएगा नहीं आएगा, अरे इनके बीच में गैप आ जाएगा बेटा, यस और नो, क्लियर। प्रैक्टिकली इस बात को जरूर समझना बेटा। मैंने क्या कहा, ओनली कॉर्नर एटम होते तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, लेकिन बीच में अगर फेस सेंटर एटम को मैं रखूं तो कॉर्नर एटम के बीच में गैप आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों, यही कंडीशन होती है। क्यों, क्योंकि बीच में जो फेस सेंटर एटम होता है वो क्या करता है, इन सभी के बीच में गैप ला देता है। ये गैप कितना होगा, इसका डाटा भी मैं बताऊंगा 1 by 1 बेटा। 29.3% होता है, जैसे BCC में 13.4% होता है, SCC में 0% होता है, इसमें 29.3% होता है। कैसे होता है वो अपन कैलकुलेट करके देखेंगे, टेंशन मत लो, ओके। अभी ये ध्यान रखना कि ये जो फेस सेंटर एटम है इसकी वजह से इन कॉर्नर एटम्स के बीच में गैप आ जाता है, क्लियर। कैसे आता है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या कहा, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम। तो एक्चुअल में मैं क्या, अगर मैं ऐसा कोई फेस डायगोनल बनाऊं, मैंने क्या कहा, अगर मैं फेस डायगोनल बनाऊं तो फेस डायगोनल पे क्या होगा, ये एटम ये एटम ये एटम एक दूसरे के डायरेक्टली टच में होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता। और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई सा भी फेस डायगोनल अगर बनाऊंगा तो सेम कंडीशन होगी बच्चों। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो क्या कहेंगे, उसी को बोलते हैं क्लोज पैकिंग, ओके। तो क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स अकर एट फेस डायगोनल, क्या कहा, यानी फेस डायगोनल पर क्या होता है बेटा, फेस डायगोनल ऑफ यूनिट सेल, यानी फलक विकिरण पर क्या होता है, परमाणुओं का सघन संकुलन पाया जाता है, क्लियर, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या, FCC इज एन आइडियल पैकिंग। मैंने क्या कहा, FCC इज एन आइडियल पैकिंग, यानी FCC क्या है, आदर्श संकुलन है। बच्चा कहेगा सर कैसे, अभी मैंने कहा था इसमें क्रॉस पैकिंग होती है, क्लियर। तो वैसे तो अपन कई सारी पैकिंग पढ़ेंगे बच्चों, SCC BCC FCC HCP, लेकिन सबसे बेस्ट पैकिंग जो होती है वो किसमें होती है, FCC में ही होती है। इसी वजह से मैंने क्या कहा, ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी के होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन भी इसी पर बनते हैं बच्चों। समझ में आ गया, ये मैंने FCC के बारे में बेसिक चीज़ें बताई, कैसे होती है FCC का मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाफट।
अरे हर्ष क्या हो गया तुझे, इमोशनल क्यों हो रहा है? जिम्मेदारियों का बोझ है सर। क्यों? अरे 10-12 बच्चे हो गए क्या तेरे, या उनकी शादी वादी करनी है, उनकी पढ़ाई करवानी है, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है तेरे पर? तेरी जिम्मेदारी ये है बेटा, खुद के ड्रीम्स पूरे कर, खुद के ड्रीम्स पूरे कर देगा, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी, ये मान लेना, ठीक है? सारी तो नहीं लेकिन लगभग पूरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ बन जाएगा, उसके बाद पेरेंट्स क्या, फैमिली क्या, सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का, जिम्मेदारी निभाने का सबसे बेसिक है ये, ध्यान रखना। पहले अपना कैरियर बना लो, और अपना कैरियर ही नहीं बना सकते बेटा, खुद ही इधर उधर भागते फिरोगे, लोगों से 100-200 रुपये मांगते फिरोगे, तो जिम्मेदारियों को तो भूल ही जाना, तो ये ध्यान रखना। जिम्मेदारियाँ क्या होती है तो पता चलेगा, अभी तो अंडे से बाहर निकले हो, मतलब 12th पास की है तो दुनियादारी अभी आप देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ बन जाओगे तब पता चलेगा रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, जिम्मेदारियाँ क्या होती है। अभी टेंशन मत लो, अभी तो बेटा ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है। मस्त रहो, खुश रहो, ओके। चलो, अभी से इतना बर्डन लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सीरियस रहने के लिए, बर्डन लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है। अभी इतनी जिम्मेदारी आप पर, खुद के करियर की और अपने माँ बाप के सपनों की, बस ये ध्यान रखना, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलो बेटा, तो ये अपने बात की है एफसीसी की। चलो एफसीसी के बाद बात करते हैं बेटा नंबर 4। एक बीच में नाम आया था बेटा ईसीसी, ओके। क्या कहा? ईसीसी। इसे क्या कहते हैं बेटा? एंड सेंटर्ड। क्या कहा? एंड सेंटर्ड। या फिर एक नाम और देते हैं बेटा, बेस सेंटर्ड। क्या कहा? एंड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यानी क्या कहते हैं? अंत्य। क्या कहा? अंत्य केंद्रित या आधारी केंद्रित घनीय कोशिका। इसका नाम क्या होता है बच्चों? अंत्य केंद्रित या आधारी केंद्रित घनीय कोशिका। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, समझना 1 by 1। एक्चुअल में क्या, अलग से इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या, बस 1-2 चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। क्या? एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंत्य केंद्रित या आधारी केंद्रित घनीय कोशिका। इसमें एटम कहाँ होता है बच्चों? एफसीसी के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें एटम कहाँ होगा? एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड टू अपोजिट फेस सेंटर। मैंने क्या कहा? एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड टू अपोजिट फेस सेंटर, ओके। बच्चा कहेगा टू अपोजिट फेस सेंटर सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओनली 2 ही फेस सेंटर पर होता है। अरे टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। तो सभी फेस सेंटर पर होगा क्या? नहीं बच्चों, यानी सभी पर नहीं होगा, ओनली 2 फेस सेंटर पर होता है। वो 2 भी कौन से होते हैं? अपोजिट वाले होते हैं, ओके। अपोजिट वाले कौन से? जैसे या तो आप अपर साइड ले सकते हो, अपर साइड और लोअर साइड ये वाले फेस सेंटर ले सकते हो, या फिर क्या फ्रंट साइड और बैक साइड ये वाले ले सकते हो, या फिर आप क्या राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले ले सकते हो। मैंने क्या कहा? ओनली 2 ही फेस सेंटर लेने हैं, वो भी कौन से? अपोजिट वाले लेने हैं बेटा, क्लियर। तो क्या कहेंगे इसमें? एटम्स आर प्रेजेंट। क्या कहा? एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड टू अपोजिट फेस सेंटर्स, ओके। यानी एटम कहाँ होता है बेटा? यानी कॉर्नर पर होते हैं, 2 अपोजिट फेस सेंटर पर होते हैं, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बच्चों जैसे मान लो ये अपनी यूनिट सेल है, इसमें अपन क्या कह सकते हैं? इस टाइप से मान लो अपन क्यूबिकल यूनिट सेल अपने बना ली है, घनीय कोशिका। इसमें क्या बना दो? कॉर्नर पर बना दो। तो ये कॉर्नर पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉर्नर पर है। और कॉर्नर के बाद बच्चों कहाँ होंगे? कोई 2 फेस सेंटर आपको लेने हैं, अपनी चॉइस से कोई से भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लेफ्ट वाला ले लिया, तो सामने क्या लूँगा? राइट साइड वाला मुझे लेना है बच्चों, ओनली 2 पर ही लेना है, क्लियर। ये इसके क्या हो गए? एटम्स हो गए, क्लियर, ठीक है। अब ये बोले इसके फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम चाहिए? तो हमें पता है 8 तो कॉर्नर पर होते हैं और 2 फेस सेंटर पर, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। तो अपन क्या कह सकते हैं? टोटल 10 एटम्स। क्या कहा? टोटल 10 एटम्स आर रिक्वायर्ड, टोटल 10 एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईसीसी, ठीक है। ईसीसी के फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम चाहिए बेटा? 10 एटम चाहिए। समझ में आया कैसे किया? इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, ये क्या होता वो क्या होता कुछ भी इसमें नहीं पूछेगा बेटा, क्लियर। चलो बस एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्लियर। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक।
यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ये मैंने बेसिक आइडिया दिया है कौन कौन सी यूनिट सेल हमें पढ़नी है और किस में क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत? अरे यहाँ तक सब ठीक है? यहाँ तक ठीक है बच्चों? अरे आगे बढ़े जिंदगी में। चलो बेटा, तो ये अपन ने क्या कहा, बेसिक जो अपन यूनिट सेल अपन को पढ़नी है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी या ईसीसी, इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है बच्चों और कैसे करना है, बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो अब बात करते हैं बेटा वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टी की। ओके, यूनिट सेल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें पूछेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे काम आएगी। क्लियर? यस सर, डन सर, यस सर, डन सर। ठीक है बेटा, चलो कैसे करना, क्या करना, अब बात करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज की, कैसे करना समझना। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, एकक कोशिकाओं के गुणधर्म, क्या कहा, एकक कोशिकाओं के गुणधर्म, यानी अलग अलग प्रॉपर्टीज की अपन बात करें, कैसे करना है, क्या करना समझना बच्चों। सबसे पहली प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, इफेक्टिव, क्या कहा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। मैंने क्या कहा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, हिंदी में कहते हैं प्रभावी परमाणुओं की संख्या। क्या कहा बेटा, प्रभावी परमाणुओं की संख्या। इसका सिंबल होता है जेड या फिर एन। मैंने क्या कहा, या तो इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। क्लियर? समझने वाली बात बच्चों। पहली बात तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, बच्चा कहेगा सर ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स तो अभी आपने बताया ही है। क्या एससीसी में कॉर्नर पर होंगे तो 8 एटम चाहिए, बीसीसी में कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर तो 8+1 यानी 9 चाहिए, एफसीसी में क्या होगा, कॉर्नर के साथ फेस सेंटर पर होगा तो 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर 14 हो गए सर। अब क्या जरूरत पड़ गई, वो टोटल एटम थे बेटा। मैंने क्या कहा, वो टोटल एटम थे। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की। ओके, यानी यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितना प्रेजेंट है। ओके, तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, द टोटल सम ऑफ पार्ट्स ऑफ एटम विच इज प्रेजेंट इन यूनिट सेल। मैंने क्या कहा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा बेटा, द टोटल सम ऑफ पार्ट्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका में उपस्थित है, यानी क्या, परमाणुओं के भागों का कुल योग। अरे सीधी सी बात है, यूनिट सेल के अंदर क्या होते हैं, एटम अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, कॉर्नर पर होता है, फेस सेंटर पर होता है, ए सेंटर पर होता है, बॉडी सेंटर पर हो सकता है, अलग अलग पोजीशन पर हो सकता है। क्लियर? लेकिन सभी पोजीशन वाले एटम 100% क्या होते हैं, अरे यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं। बॉडी सेंटर वाला 100% होता है और हमें पता है फेस सेंटर वाला 50% 1/2, ए सेंटर वाला 25% 1/4, कॉर्नर वाला 1/8 यानी 12.5%। यस और नो? तो एक्चुअल में इफेक्टिवली कितना प्रेजेंट है वो क्या होगा, उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ओके, एक सिंपल एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मान लो, ये मान लो ऐसे बोले बेटा, ये मान लो जैसे मार्कर की बात करें, अब सपोज करो ये बॉक्स अपनी यूनिट सेल है, ये मार्कर क्या इस बॉक्स के अंदर है बेटा। मैंने क्या कहा, ये मार्कर क्या है, इस बॉक्स के अंदर है। सपोज करो ये बाहर की तरफ दिख रहा है लेकिन अंदर मान रहे बेटा इसको। ठीक है, इस मार्कर का कोई भी पार्ट ये बताओ यूनिट सेल के बाहर है क्या, नहीं बच्चों। मैंने क्या कहा, बाहर सरफेस पे मैंने रखा जरूर है लेकिन इसके अंदर मान रहे हैं अपन। क्लियर? अगर ये मार्कर क्या देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका कोई भी पार्ट यूनिट सेल के बाहर है क्या, नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ ये 100% यूनिट सेल के अंदर है। बात समझ में आ गई? क्लियर? लेकिन इस मार्कर को अपन ऐसे रख दे बेटा, ऐसे रख दे, कैसे, आधा यूनिट सेल के बाहर आधा यूनिट सेल के अंदर। अब बताओ ये इफेक्टिवली कितना प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा, यूनिट सेल के अंदर इसका इफेक्टिव पार्ट कितना है, एकक कोशिका में इसका प्रभावी भाग कितना है, 50%। आधा बाहर लटक रहा है, आधा यूनिट सेल के अंदर है। मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया? इफेक्टिव का मतलब यही है बच्चों, कितने एटम प्रेजेंट है और एक्चुअल में उसका यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट प्रेजेंट है, वो होता है उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? कैसे बेटा समझना, तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, Z इक्वल टू क्या लिखना है, टोटल सम ऑफ, मैंने क्या कहा, टोटल सम ऑफ पार्ट्स ऑफ एटम्स। मैंने क्या कहा, टोटल सम ऑफ पार्ट्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, प्रेजेंट इन यूनिट सेल। क्या कहा, टोटल सम ऑफ पार्ट्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी
एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं के भागों का कुल योग किसके बराबर होगा, Z के बराबर होगा बेटा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बोला जाएगा। क्लियर। अब देखो इनकी वैल्यू SCC, BCC, FCC सभी के लिए अलग अलग होती है 1 to 4, लेकिन ये कैसे होगी समझना बेटा इस बात को। सबसे पहले मैं कहूं बेटा 4 SCC अलग अलग यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करें, मैंने क्या कहा SCC के लिए Z की वैल्यू कैसे होगी समझना बच्चों। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए SCC यूनिट सेल होती कैसे है। SCC हमें पता है SC यूनिट सेल है जिसमें एटम ओनली एंड ओनली कहाँ होता है, कॉर्नर पर होता है, यस और नो। अरे एटम ओनली एंड ओनली कहाँ होता है बेटा, कॉर्नर पर होता है, तो ये लोग कॉर्नर पर एटम बना दो, ये कॉर्नर पर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है बच्चों, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कॉर्नर वाला एटम होता है, अरे SCC में ओनली कॉर्नर पर ही तो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने कॉर्नर पर बना दिया। अब ये बताओ कॉर्नर वाला एटम जो होता है उसका कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है बच्चों, 1/8 पार्ट, यस और नो। अरे कल डिस्कस किया था, याद है ना, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये हमें पता है। अगर कॉर्नर पर होता है तो कॉर्नर वाला एटम तो कितना पार्ट कवर करता है बेटा, 1/8 पार्ट, 1/8 भाग, याद है ना। इसका मतलब है SCC के लिए हमें Z कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, SCC में हमें पता है एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर। एक कॉर्नर वाला एटम होता है उसका कितना पार्ट प्रेजेंट होता है यूनिट सेल में, 1/8, और हमें पता है ऐसे टोटल कितने एटम है, 8 एटम है। अरे 8 कॉर्नर पर टोटल कितने हैं बेटा, 8 एटम है या नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दूंगा। ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं समझना, क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। कैसे, कॉर्नर वाला एटम देखते ही दिमाग में आना चाहिए 1/8, बात समझ में आ गई। तो हमें पता है SCC में ओनली एंड ओनली कॉर्नर पर है, तो एक कॉर्नर वाला 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है। ऐसे टोटल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो टोटल 8 एटम हो गए, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दूं बेटा, तो Z इक्वल टू कितना आ गया, 1। मैं ब्लॉक कर रहा हूं, ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर, इसके लिए ये क्या होता है, उसके लिए ये क्या होता है और कैसे होता है, समझ में आ गया। क्लियर। ये मेरे पास क्या आ गया, SCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ गया। क्लियर। चलो बच्चों, अब मैं कैलकुलेट करूं किसके लिए, BCC के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, 4 BCC। अगर BCC के लिए अगर अपन बात करें तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए BCC यूनिट सेल बनती कैसे हैं, तो अपन ने यही तो सीखा है बच्चों बेसिक में। BCC में हमें पता है एटम कहाँ होगा, बच्चे को डायरेक्टली ध्यान है तो नो डाउट टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली भी कर सकता है, लेकिन कम से कम बेसिकली आइडिया होना चाहिए। ये अपनी यूनिट सेल है तो BCC बोला है तो हमें पता है कॉर्नर पर तो एटम होगा ही होगा, और कॉर्नर के साथ साथ बेटा कहाँ पर होगा, अरे बॉडी के सेंटर पर होता है या नहीं होता, होता है बच्चों, इस टाइप से होता है। क्लियर। अब हमें पता है कॉर्नर पर जो एटम है वो तो कितना पार्ट कवर करता है, 1/8 पार्ट, यस और नो। बॉडी सेंटर वाला कितना होता है, 1 पार्ट होता है, यस और नो। अरे होता है। इसके लिए अगर मुझे Z कैलकुलेट करना है तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, Z कैसे होगा, कॉर्नर वाला एटम 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, यस और नो। मैंने क्या कहा, एटम कहाँ है वो काउंट कर लो। एक कॉर्नर वाला एटम कितना पार्ट कवर करता है, 1/8। टोटल कितने कॉर्नर पर एटम है, 8 कॉर्नर पर, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो। अरे एक के लिए इतना, 10 के लिए इतना, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते नहीं करते, करते हैं बच्चों। तो वैसे ही एक कॉर्नर वाला एटम होता है 1/8 पार्ट कवर करेगा, 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है, तो मल्टीप्लाई बाई टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिया। क्लियर। बस काम हो गया क्या, नहीं बच्चों। इसके अलावा हमें पता है एटम और कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पर भी है, क्योंकि BCC की बात कर रहा हूँ। क्लियर। बॉडी के सेंटर वाला एटम कितना पार्ट कवर करता है, 1। अरे 100% यूनिट सेल के अंदर ही तो होता है बच्चों। और ऐसे टोटल कितने बॉडी सेंटर एटम है, एक ही तो बॉडी सेंटर एटम होता है, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स। बात समझ में आ गई। क्लियर। ठीक है बेटा, 8 से 8 को उड़ा दे तो Z इक्वल टू कितना आ गया, 1 + 1, यानी Z इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। और ये किसके लिए है बच्चों, BCC के लिए। ठीक है, ब्लॉक इसलिए कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इन पर। क्लियर। ठीक है बेटा, तीसरा अपन क्या कह सकते हैं, 4 FCC। ओके, FCC के लिए हमें पूछे तो क्या करना, सबसे पहले बच्चे को आइडिया होना चाहिए FCC बनती कैसे है। तो शॉर्ट में बना रहा हूँ बेटा यूनिट सेल FCC। सबसे पहले FCC बनानी बच्चे को आनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे। FCC में एटम कहाँ होता है,
कॉर्नर पर, ये लो बच्चों कॉर्नर पर तो बना ही दिया, कॉर्नर पर बना दिया। ये लो FCC बोला है, इसके अलावा कहाँ होगा, फेस सेंटर पर, तो ये लो बच्चों फेस सेंटर पर बना दिए। बात समझ में आ गई। अब देखो कौन सा एटम कितना पार्ट कवर करता है, हमें पता है बच्चों कॉर्नर वाला एटम तो कितना पार्ट कवर करता है, 1/8 पार्ट, यस और नो करता है बच्चों, ठीक है। और जो फेस सेंटर वाला होता है वो कितना पार्ट कवर करता है, 1/2 पार्ट। कैसे करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं बच्चों, एक एक चीज अपने डिस्कस करी है, याद है ना, मैंने क्या कहा था, कॉर्नर वाला एटम कितना 1/8 पार्ट, फेस सेंटर वाला है तो 50% यूनिट सेल में होता है यानी 1/2। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब सभी का क्या कर दो, टोटल सम कर दो। एक कॉर्नर एटम कितना 1/8, टोटल कितने कॉर्नर है 8, तो मल्टीप्लाई 8। क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे प्लस, अब हमें पता है कॉर्नर के अलावा और कहां पर है, फेस सेंटर पर है, तो फेस सेंटर पर है तो फेस सेंटर वाला एक एटम का कितना पार्ट होता है बच्चों यूनिट सेल में 1/2, और ऐसे टोटल कितने बच्चों हमें पता, टोटल फेस सेंटर एटम देखो बच्चों कितने होंगे, 6 फेस सेंटर एटम, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा या नहीं करूंगा, यस और नो। इसे अगर अपन सोल्व करें तो देखो बेटा ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 + 3 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया बेटा, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। एक अपन अगर बोले जैसे 4 ECC के लिए अगर कैलकुलेट करें तो पहली बात तो बच्चे को आइडिया होना ही चाहिए कि ECC बनती कैसे है। ECC हमें पता है क्या होगा, कॉर्नर पर एटम होगा, कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, ये मैंने कॉर्नर पर बना दिए, और कॉर्नर के अलावा कहाँ होंगे बच्चों, कोई 2 अपोजिट फेस सेंटर आप ले लो बेटा, उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये मान लो ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, कॉर्नर वाला हमें पता है तो अपन क्या कह सकते हैं, ये तो क्या करता है 1/8 पार्ट, फेस सेंटर क्या करता है 1/2 पार्ट कवर करता है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, Z कितना आ जाएगा, कॉर्नर वाला एटम कितना है 1/8 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितने कॉर्नर है बच्चों, 8 कॉर्नर है, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दूंगा, प्लस एक फेस सेंटर कितना होता है 1/2, ऐसे कितने फेस सेंटर है टोटल 2 ही फेस सेंटर है, तो मल्टीप्लाई 2 करूंगा। यहाँ मैंने 6 क्यों नहीं किया, ध्यान है ना, एक फेस सेंटर वाला एटम का कितना पार्ट होता है 1/2 होता है, अगर सभी फेस सेंटर पर होता तो मल्टीप्लाई बाय 6 करता इसके जैसे। क्लियर, लेकिन कितना करूंगा 2, क्योंकि 2 ही फेस सेंटर पर होता है बच्चों, तो क्या करूंगा 8 से 8 यानी 1 और 2 से 2 कितना 1, तो Z = 1 + 1 यानी ये भी कितना आ गया 2 आ गया बेटा, समझ में आ गया। क्लियर, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है और अलग अलग यूनिट सेल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, मैंने ब्लॉक क्यों किया है, सीधा क्वेश्चन इस पर बनता है बच्चों, कैसे करना है क्या करना है। लेकिन समझ में आया, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट, रटना नहीं है बेटा, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो किसका नंबर कितना आता है। कोई भी दिक्कत है बोलो बेटा। सॉरी सर, लेट हो गई, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखा करो। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो बीसी से रिलेट करके बता सकते हैं क्या, क्या पूछ रही हो बेटा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो बीसी से रिलेट करके कैसे बताएगी, ईसीसी का मतलब भी अलग है, बीसीसी का मतलब भी अलग है। तुम्हें ईसीसी के लिए वैसे कुछ नहीं पूछेगा, 2-3 चीज़ें पूछेगा। पहली बात तो एनसीईआरटी ने सिर्फ एक डेफिनेशन दे रखी है, पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो 3 चीज़ें ध्यान रखना, एटम कहाँ कहाँ होते हैं, टोटल एटम कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ओके, न्यूमेरिकल बनाएगा एससीसी, बीसीसी या एफसीसी, इन 3 पर। ओके ठीक है, ध्यान रखना। और कोई दिक्कत है तो बेटा बोलो फटाफट। चलो बेटा आगे बढ़े जिंदगी में, अरे आगे बढ़े क्या,
चलो तो देखो प्रॉपर्टी की अपन बात करें, सबसे पहले प्रॉपर्टी अपने क्या पढ़ी है बच्चों, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, और अलग अलग यूनिट सेल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है। अगर मैं सीधा डाटा लिखा देता कि 1 2 4 2 बेटा चारों के लिए रट के रखना तो बच्चा रटता, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम समझ सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे आती है और क्या होती है। क्लियर। चलो बच्चों, तो ये तो अपने बात की है किसकी, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, पहली प्रॉपर्टी की। क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं नंबर 2। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़नी है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे समन्वय संख्या। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसे, सीएन। सीएन कहते हैं बार बार, सीएन क्या होगा, कैसे होगा। क्लियर। तो पहले ये समझते हैं सीएन का मतलब क्या होता है, कैसे होता है बेटा। ओके, फिर देखते हैं अलग अलग यूनिट सेल के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है, कैसे होती है। क्लियर। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है, बायो में तो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में अलग से चैप्टर बेटा ये ध्यान है ना, यानी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय संख्या, समन्वय स्थापित करना, कांटेक्ट करना। बात समझ में आई क्या। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है, कांटेक्ट करना, यानी हमें पता पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, कई सारे एटम्स होते हैं, तो किसी एक एटम को फिक्स करके अपन ये देखें वो एटम अपने चारों तरफ कितने एटम के कांटेक्ट में है, वही क्या होगी, उस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। मैंने क्या कहा बेटा, पूरी यूनिट सेल में यानी स्ट्रक्चर के अंदर कोई एटम अपने आसपास वाले कितने एटम के कांटेक्ट में है, क्या कहा, कोई एटम अपने आसपास वाले कितने यूनिट, कितने एटम्स के कांटेक्ट में है, अन्य कितने परमाणुओं के संपर्क में है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसका मतलब जो आसपास एटम्स होते हैं वो भी कौन से होने चाहिए, नियरेस्ट एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस। मैंने क्या कहा, नियरेस्ट एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस, यानी सेम डिस्टेंस वाले होने चाहिए, वो भी कौन से, नियरेस्ट, सबसे नजदीकतम, निकटतम दूरी वाले। तो क्या कहेंगे, द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस। मैंने क्या कहा, द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस, यानी समान दूरी पर स्थित निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या। ओके, उसे क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या बोलेंगे बेटा। क्लियर। तो क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ, क्या कहा, नंबर ऑफ नियरेस्ट, क्या कहा, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस, ऑफ सेम डिस्टेंस, इनको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे बेटा, समन्वय संख्या बोलेंगे। क्या कहा, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस, यानी समान दूरी पर स्थित क्या, निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या, नेबर एटम्स यानी पड़ोसी परमाणुओं की संख्या, इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एटम फिक्स कर लिया, सपोज करो इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एटम मैंने फिक्स कर लिया। अब इस एटम के चारों तरफ कई सारे एटम्स मैं बना रहा हूं बेटा। कैसे, ये मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है बेटा। क्लियर। ठीक है। अब इस एटम के चारों तरफ मैं और एटम बना रहा हूं, मान लो बड़ी साइज के एटम बना रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, समझ रहे हो। इसका मतलब ये जो डॉट वाला एटम मैंने बनाया था, इसके चारों तरफ मैंने क्या, दो टाइप के एटम मैंने बनाए, एक तो छोटी साइज के, एक बड़ी साइज के। क्लियर। ठीक है। ये जो छोटी साइज के एटम है बेटा, इनकी जो डिस्टेंस है वो मान लो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। और ये जो बड़ी साइज वाले एटम है ये कितनी है, मान लो ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कहा, ये जो डॉट वाला एटम है, बीच वाला एटम है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बतानी हो तो बच्चा क्या सोचेगा, इसके चारों तरफ एटम कितने हैं, 1 2 3, 3 तो छोटी साइज वाले और 4 एटम ये बड़ी साइज वाले। बच्चा क्या कहेगा, 3 + 4 साइड में ऐड करके देखेगा, जोड़कर 7 होते हैं, 7 ढूंढेगा। लेकिन 7 है क्या, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस। बात समझ में आई क्या, यानी नियरेस्ट एटम देखने हैं सेम डिस्टेंस वाले। तो देखो ये जो बड़ी साइज के एटम है, इनकी बच्चों डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये हमें चाहिए क्या, नहीं बच्चों। अब छोटी साइज वाले एटम देखते हैं, इसके कितनी डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सभी सेम डिस्टेंस पर है तीनों। इसका मतलब क्या, बाहर वाले एटम से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है यूनिट सेल के अंदर कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। वैसे
हर एटम की बात करें तो वैसे तो उसके चारों तरफ टोटल एटम तो मिलियंस बिलियंस में हो सकते हैं, अरबों खरबों में हो सकते हैं, यस और नो। कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना है तो वो कौन सा करना है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स ऑफ सेम डिस्टेंस, यानी फाइनली एक्चुअल शॉर्ट में क्या कहेंगे, वो कितने के कॉन्टेक्ट में और किसके कॉन्टेक्ट में होगा, जो सबसे ज़्यादा पास में होंगे। काम खत्म, क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये एटम देखो किसके ज़्यादा कॉन्टेक्ट में होगा, जो इसके सबसे पास में है। सबसे पास में कौन से, 10 सेंटीमीटर वाले, क्लियर। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी बेटा। समझ में आ गया, फॉर एग्जाम्पल बात समझ में आ गई, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या अपन कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही क्या बोला है कि एटम क्या आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में है। ओके, तो अगर अपन टेम्परेचर प्रेशर को अगर चेंज करें बच्चों तो ये बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करने से एटम्स के पास आने या दूर जाने की टेंडेंसी होती है नहीं होती है, होती है। बच्चा कहेगा सर टेम्परेचर का तो मान सकते हैं कि मान लो अगर ये मेल्ट हो जाए तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन प्रेशर से कैसे, आपने कहा तो ये तो अनकम्प्रेसिबल होता है। बिल्कुल बेटा, ऑलमोस्ट अनकम्प्रेसिबल होता है, प्रेशर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखें, सूक्ष्मदर्शी लेवल पे देखें तो थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर आता है। मैंने क्या कहा, प्रेशर की वजह से भी इफेक्ट आता है। तो बस यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने के लिए, यानी टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम करने के लिए क्या होना चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब भी क्या होता है कि कोई एटम आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में है। क्लियर, इसका मतलब है एटम के कांटेक्ट में रहने की टेंडेंसी पहले से अगर बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, और एटम के कांटेक्ट में रहने की टेंडेंसी पहले से कम हो रही है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो रहा है, यस और नो। क्लियर, तो क्या कहेंगे बच्चों, टेम्परेचर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, अगर मैं टेम्परेचर क्या करूं, इंक्रीज करूं, एंड प्रेशर क्या करूं, डिक्रीज करूं। मैंने क्या कहा, टेम्परेचर और प्रेशर को मैं चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। अरे दोनों ही कंडीशन क्या है, एटम्स के पास आने के लिए हेल्पफुल है या दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा, प्रेशर भी कम हो रहा, मतलब दूर दूर जाएंगे आसानी से। एटम्स अगर दूर दूर जाएंगे तो कांटेक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप कम होगा बेटा। क्लियर, इसका मतलब क्या कहूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई, या मैं इसका उल्टा बोल दूं, क्या प्रेशर अगर हाई कर दूं और टेम्परेचर क्या कर दूं, लो कर दूं बेटा, तो सीधी सी बात है कंडीशन देखो, पार्टिकल के पास आने के लिए हेल्पफुल है या दूर जाने के लिए। प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है क्या होगा, पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वैसे ही दूर नहीं जा सकते, ऊपर से प्रेशर भी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन किसके लिए हेल्पफुल है, पार्टिकल के पास पास आने के लिए। और पार्टिकल के पास पास आने की टेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा बच्चों, यस और नो। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे क्या कहा, समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों अपन डिस्कस किया अपने टेम्परेचर प्रेशर के रेस्पेक्ट में, ये आगे अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ भी ये काम आएगा। ध्यान रखना क्या, कि टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज होता है, लेकिन कैसे होता है, किस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, किस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना बेटा। आ गया समझ में, क्लियर। तो ये तो मैंने बेसिकली बात की कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों हमें पता है अलग अलग यूनिट सेल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमें देखना है, क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखते हैं फॉर एससीसी की देखते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है बच्चों। एससीसी के लिए अब हमें इसकी वैल्यू देखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही क्या है कि कोई एटम अपने आसपास वाले कितने एटम के कांटेक्ट में है, सेम डिस्टेंस वाले नियरेस्ट एटम, नेबर एटम, क्लियर, यानी समान दूरी वाले निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या, वही उसकी समन्वय संख्या होगी, क्लियर। अब बच्चों देखो मैंने कहा था कुछ भी प्रॉपर्टी आपसे पूछे, ये क्या होगा वो क्या होगा, आपको कौन से एटम को फिक्स करके आंसर देना है जो उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने क्या कहा,
कौन से एटम को फिक्स करके आंसर देना बेटा, जो उसके नाम में आ रहा है। एससीसी में कोई स्पेशल नाम आ रहा है क्या, नहीं, न तो फेस सेंटर आया है, न बॉडी सेंटर आया है, न एज सेंटर आया, कोई सा भी आया है क्या, नहीं बच्चों। तो अपन क्या कहेंगे, इसका मतलब कोई सा भी एक कॉर्नर एटम फिक्स कर लो, वो अपने आसपास वाले जितने भी एटम के कांटेक्ट में होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा। क्लियर, बात समझ में आई। चलो बेटा देखो इस बॉक्स से समझते हैं अपन बच्चों, देखो कैसे करने, क्या करना समझना। चलो बेटा आपको समझाने के लिए एक और नया बॉक्स मंगाया आपके लिए, समझना बेटा कैसे करना, क्या करना समझना। देखो कैसे करना, अपन क्या करें, एक एटम को फिक्स कर लो बेटा। क्या कहा, एक एटम को फिक्स कर लो। जैसे मैंने क्या कहा, ये मान लो अपनी यूनिट सेल है। अब हमें पता है बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो मान लो एक एटम हमें पता है एससीसी है, तो कहाँ पर होगा, अरे कॉर्नर पर तो होता है बच्चों, कॉर्नर पर होता है ना। किसी एक कॉर्नर एटम को फिक्स कर लो। ओके, अब ये कॉर्नर एटम अपने आसपास वाले कितने एटम के कांटेक्ट में है, यही क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर, और वो आसपास वाले जिन एटम के कांटेक्ट में है वो क्या होने चाहिए, सेम डिस्टेंस वाले होने चाहिए, समान दूरी वाले होने चाहिए। यस और नो। ओके, तो कैसे होगा, क्या होगा बेटा समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे ये पेन है बेटा, इसको मैं एक एटम मान रहा हूं, इस कॉर्नर वाला। क्लियर, ठीक है। तो देखो इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस कितनी है, ए है या नहीं है बच्चों। इस वाले कॉर्नर से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी बेटा। कितने हो गए, 2 तो हो गए। ठीक है, इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी। बच्चा कहेगा सर ये वाली क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये फेस डायगोनल है, तो ये तो कितना √2a, हमें √2a लेना है क्या, अरे 1.4a ये लेना है क्या, नहीं, सेम डिस्टेंस वाले होने चाहिए, वो भी कौन से, नियरेस्ट, निकटतम, सबसे नज़दीक वाले। तो इसके सबसे नज़दीक वाले कौन कौन से बेटा, एक ये हो गया ए डिस्टेंस पर, ये वाला हो गया ए डिस्टेंस पर, और ये वाला कॉर्नर एटम हो गया ए डिस्टेंस पर। यस और नो, 3 तो हो गए बच्चों। अब हमें क्या करना है, ये एटम अपने चारों तरफ सेम डिस्टेंस वाले कितने एटम के कांटेक्ट में है, वो कब पता चलेगा, जब इस पूरे एटम का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस और नो, मैंने क्या कहा, ये एटम अपने आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में है, ये कब पता चलेगा, जब इस पूरे एटम का अपन फॉर्मेशन करेंगे। और पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे आसपास कई सारे बॉक्स, कई सारी यूनिट सेल लगाकर बेटा इसे पूरा ढक दो, पूरा कवर कर दो। यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो कैसे करना समझना बेटा, ये दूसरा बॉक्स मंगाया, ये थोड़ा छोटी साइज का है, समझना बेटा। देखो क्या करना है, अगर इसको कवर करने के लिए इसे पास में एक बॉक्स में और लगाऊं, तो ये बताओ इसका कॉर्नर वाला एटम होगा, मेरी फिंगर की पोजीशन देखना बेटा। अब इसको देखो बेटा साइड कर दो। मैंने क्या कहा, इस कॉर्नर एटम को ढकने के लिए इसके पास में एक बॉक्स और लगा दूं, तो इसका जो कॉर्नर वाला एटम होगा वो क्या होगा, वो कितनी डिस्टेंस पर है, ए पर है। अरे 3 तो खुद के हो गए थे बेटा, कौन से, ये वाला कॉर्नर ए डिस्टेंस पर, ये वाला कॉर्नर ए डिस्टेंस पर, ये वाला कॉर्नर कितना, ए डिस्टेंस पर। 3 तो हो गए। अब देखो और मैं आसपास और बॉक्स लगा रहा हूं, क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही यही होता है, चारों तरफ कितने सेम एटम डिस्टेंस वाले सेम एटम है कांटेक्ट में, एटम के कांटेक्ट में कितने के सेम डिस्टेंस वाले नियरेस्ट है। लेकिन सबसे पहली बात तो चारों तरफ के लिए पहले इसे पूरा कवर तो करो, पूरा ढक दो इसे। तो पूरा ढकने के लिए इसके मान लो पास में एक बॉक्स मैंने और लगा दिया। ये जो ऐसा बॉक्स लगाया, इसका ये कॉर्नर एटम कितना होगा, ए डिस्टेंस पर होगा, नहीं होगा, अरे सभी यूनिट सेल सेम तो होती है बेटा, जैसा ये बॉक्स है वैसा ये बॉक्स होगा। तो इसका कॉर्नर एटम कितना, ए डिस्टेंस पर कितने हो गए, 4 हो गए। 3 तो खुद के हो गए थे, 1 2 3, ध्यान है ना, एक ये खुद का हो गया, दूसरे का हो गया बेटा, कॉर्नर एटम कितने हो गए, 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इनके सामने भी बॉक्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ताकि सामने से नहीं दिखे। पूरा कवर करने का मतलब ही क्या है, पूरा ढक दो, दिखाई देना नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, तो सामने अगर बॉक्स लगाऊंगा तो बेटा इसका जो कॉर्नर एटम होगा सामने वाले यूनिट सेल का, आप देख सकते हो बेटा इस टाइप से। देखो ऐसे अगर मैं लगाऊं, देखो बेटा ऐसे समझना, अगर इसको इस साइड में लगा रहा हूं तो ये कॉर्नर वाला एटम कितना होगा, ए डिस्टेंस पर होगा या नहीं होगा, ए डिस्टेंस पर होगा बेटा। कितने हो गए टोटल, 5 हो गए बच्चों। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको करने के लिए ऊपर भी बॉक्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ऊपर अगर बॉक्स रखेंगे तो ये जो कॉर्नर एटम है जो इसकी स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में है, वो कितना होगा, ए डिस्टेंस पर। यस और नो, मैंने क्या कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अच्छे से समझ लेना। कैसे, इस कॉर्नर एटम को फिक्स कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही क्या है, इसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस वाले नेबर एटम कितने हैं, इसके चारों तरफ समान दूरी वाले निकटतम पड़ोसी परमाणु कितने हैं। ओके, वो हमें चेक करने हैं। एक तो ये कॉर्नर हो गया, कितना हो गया, ए, ये वाला कॉर्नर हो गया ए, ये वाला कॉर्नर हो गया ए, कितने हो गए, 3 हो गए बेटा। क्लियर, ठीक है, फिर इसको पूरा कवर कर दो। पूरा कवर करने के लिए क्या, ये वाला कॉर्नर एटम कितना होगा, ए होगा, कितने हो गए, 4। फिर सामने भी बॉक्स लगाएंगे जैसे कल अपन ने किया था, याद है ना, तभी तो 1/8 पार्ट आता है कॉर्नर वाला। सामने बॉक्स लगाएंगे, उसका ये कॉर्नर कितना होगा,
ए डिस्टेंस पर होगा, कितना हो गया 5 हो गए। फिर ऊपर भी बॉक्स लगाएंगे बेटा, ऊपर बॉक्स रखेंगे तो ये कॉर्नर कितना हो गया ए डिस्टेंस पर, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। समझ में आया बेटा, कितने हो गए 6 हो गए। क्लियर। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आती है बेटा 6 आती है। ये मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया बच्चों। अब बोर्ड पे अगर इसे बना के बताऊं तो देखो कैसे बताना है, समझना इस बात को। ये मान लो मैंने कोई यूनिट सेल बनाई है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई यूनिट सेल बना दी, ठीक है। बच्चा कहेगा सर ऐसी क्यों बना रहे हो, ऐसी मैं जानबूझ के बना रहा हूँ बेटा, मैंने इसे सेल्फी मोड पे नहीं रखा है। मान लो ऐसी कोई यूनिट सेल थी, इसको मैंने एग्जैक्ट ऐसे सीधे रखा है बच्चों, इसके सामने वाली सरफेस आपको दिखाई दे रही है। क्लियर, ठीक है। अब देखना बच्चों, ये जो सामने वाला कॉर्नर कौन सा है, ये वाला कॉर्नर है, समझना इस बात को। इसके पीछे वाला कॉर्नर इसके पीछे है, ध्यान रखना, ये पीछे वाला कॉर्नर। क्लियर, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं, देखो तो पहली बात तो इस कॉर्नर को चारों तरफ से ढकेंगे या नहीं ढकेंगे, ढकेंगे। तो इसके पास में एक बॉक्स में ऐसा और लगा दूं, इसके पास में मैंने एक बॉक्स ऐसा और लगा दिया। बच्चा कहेगा सर आप तो करें तो एकदम चिपक के होता है, ये बॉक्स चिपक के होता है, लेकिन दूसरा बॉक्स है, इसको समझाने के लिए मैंने बीच में थोड़ा गैप रखा है। बात समझ में आई क्या। अब क्या करूँगा, एक इसके ऊपर रख रहा हूँ, एक इसके ऊपर रख रहा हूँ बच्चों, ऊपर से ढकने के लिए। तो मान लो इसके ऊपर अपन ने रखा है बच्चों, ये रख दिया, इसके ऊपर ये रख दिया और इसके ऊपर रख दिया, तो ये वाला रख दिया बच्चों। अरे यहाँ तक बात समझ में आई। मेरा कहने का मतलब क्या, ये जो बॉक्स है इसके मार्कर आप देख सकते हो बेटा, ये मार्कर इस वाले में कॉर्नर की बात कर रहा हूँ। इसको पूरा ढकने के लिए मैंने क्या किया, एक बॉक्स यहाँ रख दिया इसके बराबर में, एक बॉक्स इसके ऊपर, एक बॉक्स इसके ऊपर। समझ में आ गया। इसका मतलब 4 बॉक्स तो हो गए, टोटल 4 यूनिट सेल हो गई। अब हमें पता सामने से कवर करने के लिए इनके सामने सभी के एक एक और रखेंगे नहीं रखेंगे, इसके सामने एक रख दूँ, इसके सामने एक रखूंगा, इसके सामने एक रखूंगा, इसके सामने एक रखूंगा, तभी तो टोटल 8 को मिलाने पर पूरा आइटम बनेगा। यस और नो। तो मैंने क्या कहा बच्चों, इसको पूरा कवर करने के लिए क्या करूंगा, इनके सामने एक एक बॉक्स और रख दे बच्चों। समझ में आ गया। क्लियर। इसका मतलब ये जो बीच में कॉमन वाला आइटम है, अरे सभी का कॉर्नर कॉमन होगा या नहीं होगा, ये सभी का कॉर्नर कॉमन हो गया बेटा। समझ में आ गया। इसके रेस्पेक्ट में मुझे आंसर देना है, तो क्या होगा, ये वाला जो कॉर्नर आइटम है ये क्या होगा, ए डिस्टेंस पर होगा नहीं होगा। ये वाला जो ए है हमें पता है एज लेंथ के बराबर है या नहीं है, एज लेंथ के बराबर है बेटा। ऊपर वाला कॉर्नर है वो भी क्या है, ए डिस्टेंस पर है। इधर वाला कॉर्नर होगा ये भी क्या है, ए डिस्टेंस पर। ये वाला कॉर्नर है ये भी क्या है, ए डिस्टेंस पर है। आ गया समझ में। और इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा 3D। 3D का मतलब क्या होता है, ऐसे आगे पीछे एक एक लेयर और है। मैंने क्या कहा, ये मैंने क्या बोला, 3D क्यों लिखा है, इसका मतलब देखो इस कॉर्नर की मैं बात कर रहा था, तो इसके पीछे एकदम ये है या नहीं है, ये दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इसके पीछे है। इसके सामने बॉक्स रखूंगा, वो इसकी स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बेटा। तो 3D का मतलब क्या है कि आगे पीछे ऐसी और भी कई सारी लेयर है, कई सारी परतें हैं। क्लियर। तो इस एटम की मैं बात करूं, देखो सेंटर वाले एटम के रेस्पेक्ट में मुझे आंसर देना है, तो ये सेम डिस्टेंस के कितने एटम से घिरा बताओ, ऊपर वाला, नीचे वाला, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, फ्रंट साइड वाला, बैक साइड वाला, यानी ऐसे टोटल कितने एटम के कांटेक्ट में है ये सेम डिस्टेंस वाले, 6 एटम के। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया बेटा। समझ में आ गया। यस और नो। क्लियर। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो क्या कहेंगे, डायरेक्टली मैं लिखाता SCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो पहले पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए वैल्यू कैसे आती है बेटा। क्लियर। ठीक है। 3D का मतलब समझ गए ना, हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आगे और पीछे ऐसे कई सारे एटम्स और है बेटा। समझ में आ गया। क्लियर। ठीक है बेटा। फिर अगर मैं कहूँ किसके लिए, BCC के लिए, यानी BCC के लिए अगर मैं कहूँ तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। BCC के लिए अगर बात करें तो BCC के लिए समझना कोई टिपिकल नहीं है। सबसे पहले BCC यूनिट सेल बना लो बच्चों। ये लो BCC की यूनिट सेल अपन ने बना ली है। और मैंने क्या कहा था, कुछ भी अगर आपसे पूछे आपको कौन से एटम के रेस्पेक्ट में आंसर देना है जो उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नाम में रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, BCC बॉडी सेंटर, इसका मतलब बॉडी सेंटर वाले के रेस्पेक्ट में आंसर देना है। जिस एक एटम को फिक्स करके, जिस पर फोकस करके हमें आंसर देना है, उसको मैं डॉट डॉट से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। क्लियर। ये देखो मैंने डॉट डॉट से बनाया है। बाकी ये जो कॉर्नर एटम है BCC में हमें पता है कॉर्नर पर एटम होंगे या नहीं होंगे, होंगे बेटा। ये मैंने कॉर्नर एटम बना दिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में रिजल्ट बताना है उसको मैंने डॉट से बनाया है, और जिसके रेस्पेक्ट में हमें रिजल्ट देखना है, चेक करना है, क्या किया, उनको मैंने क्या किया, होल से बनाया बेटा। क्लियर। ताकि पता चले अलग अलग एटम्स है। ओके, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हो कितना होगा, 8 होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देख सकते हो बेटा, ये जो बॉडी सेंटर एटम है इससे सभी कॉर्नर एटम की डिस्टेंस सेम होगी या नहीं होगी। अरे सीधी सी बात है, रूम
का अगर सेंटर है, रूम को अपन यूनिट सेल माने, तो रूम का अगर सेंटर है तो रूम के जितने भी कॉर्नर है बेटा सभी से ये बताओ रूम के सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं बीसीसी की बात करूँ तो बीसीसी में क्या होगा, बॉडी के सेंटर पर जो एटम है, क्या कहा, बॉडी के सेंटर पर जो एटम है उसकी सभी कॉर्नर एटम से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ये भी क्या होगा, देखो बॉडी डायगोनल का हाफ है या नहीं है, √3/2। ये पीछे वाला भी क्या, √3/2, ये भी √3/2, ये भी √3/2, ये भी √3/2, ये भी √3/2। ऐसा लग जरूर रहा है, बॉक्स के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कैसे। इस बॉक्स का जो सेंटर पार्ट है इस कॉर्नर से भी क्या होगा, जो डिस्टेंस है √3/2 बॉडी डायगोनल की हाफ है, इससे भी क्या होगी, वही होगी। इस कॉर्नर से भी इस बॉक्स का अंदर का जो सेंटर पार्ट है वो सेम होगा, वो भी सेम डिस्टेंस पे होगा, वो भी सेम डिस्टेंस पे, इससे भी सेम डिस्टेंस पे, इससे भी सेम पर, इससे भी सेम पर। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो बॉडी का जो सेंटर पार्ट है वो सभी कॉर्नर से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, सभी कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एटम सेम डिस्टेंस वाले जितने एटम के कॉन्टेक्ट में होता है वही तो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अपन क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो बेटा और बताओ कोई दिक्कत है तो फटाफट फटाफट। फटाफट बोलो बेटा। करीना, कोई डाउट बेटा? अच्छा, हर्ष जिम्मेदारियों से बाहर आकर, हर्ष कोई डाउट बता, जिम्मेदारियों के अलावा और कोई डाउट है क्या? अरे जिम्मेदारियों के अलावा और कोई डाउट बोल हर्ष। चलो बेटा यहाँ तक बात ठीक है, बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं आया, कोई डाउट बेटा? चलो, तो ये तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बेटा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एचसीसी और बीसीसी के लिए डिस्कस किया। ओके, और जो थर्ड वाला अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एफसीसी, वो तो बच ही गया। चलो बेटा अब देखते हैं एफसीसी के लिए हमें कैसे चेक करना है, क्या करना है। चलो चलो बेटा अपन बात करते हैं, अब देखो तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एफसीसी के लिए क्या होता है, कैसे होता है। फॉर एफसीसी बच्चों देखो एफसीसी के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताना है। नॉर्मली टीचर क्या होते हैं, डाटा रटवाते हैं, बच्चा डाटा रटता है कैसे, एचसीसी के लिए 6, बीसीसी के लिए 8 और एफसीसी के लिए कितना होगा बेटा, 12 होता है। लेकिन बच्चा रटता है इस चीज़ को, कैसे करना क्या करना, रटने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें पता चल ही गया, क्लियर, ठीक है। फिर क्या करना, कैलकुलेट कैसे करना ये भी पता चल गया। और वही बात आ गई क्या, सबसे पहले एफसीसी बना लो। ओके, एफसीसी बना लो तो क्या करेंगे, ये मान लो एफसीसी की यूनिट सेल में बना रहा हूँ बेटा, ये एफसीसी की यूनिट सेल अपन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो सर, देख लेंगे। बिल्कुल बेटा ये बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों देखो एफसीसी अगर हमें बनाना है, ये तो मैंने क्यूब बनाया है, अगर मुझे एफसीसी बनाना है तो सबसे पहली बात तो क्या करना, एटम कहाँ कहाँ होगा, कॉर्नर पर होगा और फेस सेंटर पर होगा, यस और नो। लेकिन फिर वही बात आ गई, सर किसके रेस्पेक्ट में मैं आंसर दूं, तो मैंने क्या कहा था, जो नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में आंसर देना है बच्चों। हमें पता है एफसीसी में फेस सेंटर, इसका मतलब कोई सा भी एक फेस सेंटर एटम आप ले सकते हो बच्चों। जैसे मैंने ये ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये मैंने फेस सेंटर एटम ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में मुझे आंसर देना है कि इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या आती है, क्लियर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट देखो कि कोई भी एटम अपने चारों तरफ कितने निकटवर्ती यानी जो नियरेस्ट डिस्टेंस वाले होते हैं, कोई एटम अपने आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में होता है और वो नियरेस्ट डिस्टेंस वाले होने चाहिए। तो कोई एटम अपने चारों तरफ बोला है तो कम से कम एक बात तो श्योर है, पहले इसे पूरा ढकना पड़ेगा। ओके, मैंने क्या कहा, इस एटम को पूरा ढको और फिर देखो ये आसपास सेम डिस्टेंस वाले कितने एटम के कांटेक्ट में। ओके, तो बच्चों देखो मैं कैसे बना रहा हूं, इसको ढकने के लिए इसके पास में मैं एक
एक क्यूब और बना रहा हूं। देखो बेटा समझना कैसे, अलग कलर में यूज कर रहा हूं। कैसे, एटम तो ये अपना फिक्स है, इसके रेस्पेक्ट में मुझे आंसर देना है। लेकिन पहली बात तो ये एटम अपने चारों तरफ सेम डिस्टेंस वाले कितने एटम के कांटेक्ट में है, ये चेक करने के लिए पहले इसके चारों तरफ एटम तो बनाओ। ओके, तो देखो बेटा इसके चारों तरफ एटम कैसे बनाते हैं, तो पहले इसे पूरा ढक लो। इसे पूरा ढकने के लिए कोई क्यूब है बेटा, जैसे मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसके इस फेस सेंटर पर कोई एटम है। इस एटम को ढकने के लिए मैं क्या करूंगा, अरे इसे चिपका कर एक बॉक्स और लगा दूंगा। यस और नो, काम खत्म। तो वो पूरा ढकेगा नहीं ढकेगा, ढक जाएगा बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं, इससे चिपका कर इसे ऐड करके एक बॉक्स और रख रहा हूं बच्चों। कैसे, अलग कलर में यूज कर रहा हूं, समझना। ये मैंने क्या किया बेटा, समझ रहे हो ना। ठीक है बच्चों, चलो बेटा कैसे करना क्या करना। मैंने क्या कहा था, ये जो अपना बॉक्स है इसके रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इसके कांटेक्ट में एक बॉक्स ऐसा और लगा दिया जिसके रेस्पेक्ट में हम स्टडी कर सके कैसे करना है क्या करना है बच्चों। क्लियर। चलो बेटा अब देखो ये जो अपना एटम है, ये फेस सेंटर एटम, ये तो कॉमन है दोनों का। इसके रेस्पेक्ट में मुझे आंसर देना है। क्या कहा, इसके रेस्पेक्ट में मुझे आंसर देना। तो बच्चों देखो सबसे पहली बात तो मैं कई सारे एटम बना रहा हूं। हमें पता है इस कॉर्नर पर एटम होगा या नहीं होगा, होगा। इस कॉर्नर पर एटम होगा, इस कॉर्नर पर एटम होगा, दोनों का कॉमन इस कॉर्नर पर होगा। ये ऊपर वाले फेस सेंटर पर होगा, ये नीचे वाले फेस सेंटर पर होगा, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। ये इस साइड वाली यूनिट सेल का ऊपर वाला, नीचे वाला फेस सेंटर आगे वाला और पीछे वाला। ओके, बच्चा कहेगा सर ये क्या कर रहे हो सर, ये सामने वाले फेस सेंटर एटम क्यों नहीं लिए, क्योंकि बेटा ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे। हमें कौन से एटम लेने हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस वाले, निकटतम दूरी वाले। क्लियर। ठीक है, अब ये देखो बेटा मैंने सारे एटम नहीं बनाए हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हमें आंसर देना है और जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है बेटा वो एटम बनाए हैं। क्लियर। ठीक है, ये जो अपना एटम है बच्चों देखो, ये ब्लैक वाला डॉट वाला मैंने बनाया है बीच में। इसके रेस्पेक्ट में रिजल्ट देखते हैं कैसे करना क्या करना। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, सेम डिस्टेंस वाले, क्या कहा, सेम डिस्टेंस वाले नियरेस्ट नेबर एटम, समान दूरी वाले निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या। ओके, इसका मतलब मैंने 12 एटम बनाए, सेम डिस्टेंस के है या नहीं है। पहली बात तो ये एटम कैसे बेटा समझ रहे हो क्या, जैसे बॉक्स वाला एग्जांपल दो बेटा, कैसे करना क्या करना समझना। जैसे आपने क्या किया, ये मान लो मैं इस पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया बेटा मैंने, अच्छे समझना बेटा। ये मान लो मैंने मार्क कर दिया, ये मान लो इसका फेस सेंटर एटम है। क्लियर। अब स्टडी करने के लिए देखो मैंने एटम कौन कौन से बनाए हैं, 4 तो इसके कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4, बात समझ में आ रही है। और 4 इसके फेस सेंटर एटम कौन से बनाए हैं, एक तो ऊपर वाला, मैंने क्या कहा ऊपर वाला, जैसे ये वाला रहा। एक ये नीचे का फेस सेंटर एटम बेटा, समझ रहे हो। ठीक है, ये वाला रहा। एक मैंने क्या बनाया, जैसे आगे पीछे मान लो, राइट लेफ्ट मान लो, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, समझ में आ रहा है बेटा। जैसे ये 2 एटम है। क्लियर। और ये सामने वाला मैंने छोड़ दिया है, जैसे मान लो ये एटम फिक्स किया था अपन ने, इससे आंसर देना है, तो ये वाला एटम मैंने नहीं लिया, ये वाला रहा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूरी पर डिस्टेंस पर होगा। हमें क्या लेना, नियरेस्ट डिस्टेंस वाले एटम लेने हैं। ओके, चलो बेटा अब देखते हैं कैसे करना क्या करना। बच्चों देखो ये डिस्टेंस अगर मैं देखूँ, इस एटम की यहाँ से डिस्टेंस देखूँ, मैंने क्या कहा, इस एटम की कॉर्नर एटम की फेस सेंटर से डिस्टेंस देखूँ तो ये कितना होगा। अरे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊं तो फेस डायगोनल बनता है नहीं बनता, बनता है बच्चों। फेस डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, अरे √2a, याद है ना। तो ये फेस डायगोनल का हाफ है या नहीं है, फेस डायगोनल का हाफ है, तो √2a/2 यानी a/√2, यस और नो। अरे √2a/2 यानी a/√2 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये चारों क्या होंगे, इससे a/√2 डिस्टेंस पर होंगे। क्लियर। ठीक है बेटा, अब देखते हैं फेस सेंटर एटम की बात करूं, कोई सा भी फेस सेंटर एटम आप ले सकते हो बेटा। कैसे समझना अच्छे से, इस फेस सेंटर एटम की मैं बात करूं बेटा, तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, कैसे करना क्या करना अच्छे से समझना है। देखो बेटा कैसे करना है, समझना इस बात को। जैसे अपन ने क्या लिया, अच्छे समझना इस बॉक्स के अकॉर्डिंग बेटा। देखो कैसे, फिर से नया बॉक्स मंगाया आपके लिए, कैसे करना है। देखो ये जो अपना बॉक्स है बेटा, इसका ये वाला फेस सेंटर एटम मैं ले रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। ये वाला फेस सेंटर एटम है। अब बच्चों देखो इसके रेस्पेक्ट में तो मुझे आंसर देना है। अब कोई सा भी एक फेस सेंटर एटम आप ले लो, इससे इसकी डिस्टेंस देखनी है, तो कैसे अच्छे समझना। मैं ऊपर वाले फेस सेंटर से इसकी डिस्टेंस देख रहा हूँ, कैसे, ये मेरा थंब देखो बेटा, ऊपर वाले फेस सेंटर से इसकी डिस्टेंस अगर मुझे देखनी है तो मैं कैसे देखूंगा, वही ट्रायगोनल बना के, याद है ना ट्रायगोनल कैसे बनाऊंगा,
इस फेस सेंटर की, देखो बेटा मैं थंब की पोजीशन देखो, ऊपर वाले फेस सेंटर को इस एज के सेंटर से मिलाऊं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2, यस और नो। अरे एज लेंथ की आधी है या नहीं है बच्चों। तो क्या कहा, इस वाले फेस सेंटर को इस एज के सेंटर से मिलाऊं कितना a/2, अरे a/2 हो गया, ठीक है। इस एज के सेंटर को इस फेस के सेंटर से मिलाऊं तो ये भी कितना a/2, अरे एज लेंथ का हाफ है या नहीं है। मैंने क्या कहा, ऊपर वाले फेस सेंटर को इस नीचे वाले इस एज के सेंटर से मिला दिया, a/2 हो गया। इस एज के सेंटर को फेस सेंटर से मिला दिया, ये भी a/2 है। अब मैं क्या करूं, अगर इसको मैं बेस मान लूं, इस फेस सेंटर से इस एज सेंटर पर मैं बेस मान लूं a/2, इस ए सेंटर से फेस सेंटर पे इसे मैं परपेंडिकुलर मान लूँ बेटा, ये भी a/2, तो क्या कहूँगा, इस फेस सेंटर से अब इस फेस सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन में खींचूँ बॉक्स के अंदर से। मैंने क्या कहा, इस फेस सेंटर से इस फेस सेंटर को मिलाते हुए, कैसे बेटा समझना इस बात को, इजी वे में समझना। देखो मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, अच्छे समझना बेटा। देखो कैसे, जैसे मान लो इस फेस सेंटर को मैं इस एज से मिला दूँ, क्लियर। ये डिस्टेंस कितनी है a/2, यस और नो होगा बेटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एज के सेंटर को इस फेस सेंटर से मिला दूं, ये भी कितना होगा a/2 होगा बेटा। अरे कैसे होगा, ध्यान है ना कैसे, ये अपना बॉक्स ऐसे रखा है। अब देखो ये वाला फेस सेंटर है, ये वाला फेस सेंटर है, तो देखो ऊपर वाला फेस सेंटर कौन सा, यहाँ है। इसको इस एज से मिला दो तो एज लेंथ का हाफ है या नहीं, इसका हाफ होगा, तो ये a/2, ये मैंने लिख दिया, क्लियर। अब इस एज को इस फेस सेंटर से मिलाऊं तो ये भी क्या, एज लेंथ का हाफ है या नहीं है, a/2, समझ में आया। अब इस फेस सेंटर को इस फेस सेंटर से मिला रहा हूँ, ऐसे लाइन खींच रहा हूँ बेटा। यहाँ पर अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये बताओ ट्राइगोनल बनेगा या नहीं बनेगा, यस और नो, ट्राइगोनल बनेगा। तो ट्राइगोनल कैसे बनेगा, 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या होगा, इसको मान लो बेस मान ले, इसको परपेंडिकुलर मान ले, यानी आधार हो गया, लंब हो गया, तो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हुआ नहीं हुआ, हो गया बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, a/2² प्लस a/2² का अंडर रूट, यानी सेम है तो क्या करेंगे, √2a/2, √2a/2 मतलब कितना हो गया, a/√2, यस और नो। अरे बात समझ में आई मैंने कैसे किया, क्लियर। ये तो किसका हो गया बेटा, यानी इस फेस सेंटर से हो गया। ऊपर वाले फेस सेंटर से इस साइड वाले फेस सेंटर की डिस्टेंस जो a/√2 आ रही है, तो नीचे वाले फेस सेंटर की भी क्या होगी, a/√2 ही होगी। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया। ऊपर वाले फेस सेंटर से a/√2 है तो नीचे वाले से भी क्या होगी, a/√2 होगी बेटा। कैसे, जैसे ये फेस सेंटर फिक्स लिया था, ऊपर वाले फेस सेंटर से कितना आ रहा है, a/√2, कैसे आ रहा है ये तो समझ में आ गया होगा। वैसे नीचे वाला हमें पता है इसके सेम पोजीशन में होगा नहीं होगा, ये भी कितना होगा, a/√2, क्लियर, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कहूँगा, जैसे बच्चों अपन अब देखो साइड वाला ले रहा हूँ मैं, ये आगे वाला फेस सेंटर अगर लूँ तो इस फेस सेंटर से वैसे ट्राइगोनल बना लो। कैसे, ये एज लेंथ कितनी होगी, अरे a/2 होगी नहीं होगी। फिर इस एज को क्या करूँ, एज के सेंटर को फेस सेंटर से मिला दो, ये भी कितना a/2। फिर इस फेस सेंटर को इस फेस सेंटर से मिला दूँ तो क्या हो गया, a/2, 90 का एंगल है तो ये कितना हो गया, फिर से √2a/2। मैंने क्या कहा, ये वाला कितना हो गया, सामने वाला, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, √2a/2 यानी a/√2। अरे कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो। इसका मतलब है ये जो सामने वाला फेस सेंटर है इससे a/√2 है, तो पीछे वाला भी क्या होगा, a/√2 होगा, यानी ये वाला भी क्या होगा, इसी डिस्टेंस पर होगा। समझ में आ गया, क्लियर। मैंने कैसे बनाया बच्चों, कुछ ये पल्ले पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कैसे बच्चों, यानी ये जो अपन ने क्या लिया, ये जो अपने कॉर्नर एटम लिया है, ये जो कॉर्नर एटम अपन ने लिया है, ये कितना होता है, a/√2 होता है। कॉर्नर तो कैसे होता है पता चल ही गया। कैसे, अगर मैं फेस डायगोनल अगर बनाऊं, एक फेस डायगोनल बना दूं तो हमें पता है बच्चों, ये फेस डायगोनल कितना होता है, √2a, ये इसका हाफ है या नहीं है, √2a/2 यानी a/√2, क्लियर। तो देखो इस फेस सेंटर एटम की अगर अपन बात करें तो सभी कॉर्नर सेम डिस्टेंस पर है या नहीं है, 1 2 3 4 सभी क्या होंगे, a/√2 a/√2 a/√2, तो 4 तो कॉर्नर वाले हो गए a/√2 डिस्टेंस पर, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या किया, फेस सेंटर एटम की अपन ने बात की, ऊपर वाला फेस सेंटर कितना, a/√2, नीचे वाला फेस सेंटर कितना, a/√2, सामने वाला कितना, a/√2, पीछे वाला कितना, a/√2, कितने हो गए, अरे ये भी 4 हो गए, यस और नो। इसका मतलब 1 2 3 4 तो कॉर्नर और 1 2 3 4 क्या हो गए, फेस सेंटर, a/√2 सेम डिस्टेंस पे है या नहीं है बच्चों, क्लियर। बच्चा कहेगा सर 8 ही तो हुए, आपने 12 कैसे बोला। तो बच्चों देखो ये फेस सेंटर एटम है, फेस सेंटर एटम है, इस वाली यूनिट सेल में भी कॉमन है या नहीं है, 50% इधर था 50% इधर है, यस और नो, क्योंकि 2 में कॉमन होता है तभी तो फेस सेंटर एटम एक यूनिट सेल में 50%
50% यानी 1/2 होता है। इसका मतलब है अब सेम यूनिट सेल हमें पता दोनों एक जैसी होगी, दोनों आपस में चिपकी हुई है, तो इसके एटम में क्या होंगे, जैसे ये वाले एटम है सेम डिस्टेंस पर, वैसे ही सेम डिस्टेंस पर होंगे या नहीं होंगे, सेम टू सेम वैसा का वैसा। ओके, क्योंकि कॉर्नर एटम तो इसमें आके मिल ही गए, ये तो कॉमन हो गए, लेकिन फेस सेंटर एटम अलग है या नहीं है, अलग तो है, लेकिन ऊपर वाला फेस सेंटर इस वाले फेस सेंटर से क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला, ये भी a/√2, सामने वाला और पीछे वाला ये भी a/√2। कैसे, जैसे ये वाले। बेटा समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। इसका मतलब क्या करेंगे, ये जो टोटल एटम है, ये जो एटम है टोटल कितने एटम से बेटा कवर्ड है, सेम डिस्टेंस वाले परमाणुओं से घिरा है। कैसे, 4 तो कॉर्नर 1 2 3 4, बात समझ में आ गई। 4 फेस सेंटर कौन से, इधर वाले, 1 अपर साइड 1 लोअर साइड, फ्रंट साइड बैक साइड। क्लियर, कितने हो गए, 8 हो गए। और इस यूनिट सेल के फेस सेंटर कौन सा, अपर साइड लोअर साइड फ्रंट साइड बैक साइड। टोटल कितने हो गए बच्चों, तो इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12 आ गया। ये 12 कैसे आंसर आया, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, ये कैसे आंसर आया, समझ में आया बच्चों, यस और नो। किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, किसी भी बच्चे को। एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है बेटा, कैसे करना क्या करना, प्रैक्टिकली आपको मैथमेटिक्स लगा के बताया है। ये a/2 होगा तो ये इतना होगा, ये a/√2 तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कैसे करना है। ओके, चलो किसी को भी कोई दिक्कत हो बता सकते हो बेटा, फिर अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। सोहेल के आ गया, वेरी गुड, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है जो बच्चा, वेरी गुड। नो सर, और कोई डाउट है तो बोलो बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। तो ये अपने यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टीज़ है बेटा, जैसे अपने कहा यूनिट सेल अपने कई सारे टाइप की पढ़ी है, SCC, BCC, FCC, ECC। बेसिकली इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आइडिया होना चाहिए। फिर उसमें कई प्रॉपर्टी जैसे हमें पूछे, जैसे 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की अपने, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे। क्या, RA का रिलेशन, पैकिंग एफिशिएंसी, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, यानी R व A में संबंध, संकुलन क्षमता, और अपन क्या बोले, किनारे का रिक्त अंश, कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, कैसे करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके बेटा, कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें नहीं आओगे तो कर ही नहीं पाओगे, रटोगे तो कितना रटोगे बेटा, लेकिन समझना, रटना तो है ही नहीं, फील द केमिस्ट्री एंड लर्न द केमिस्ट्री, वही अपनी टैगलाइन है। ओके, चलो बेटा बाकी डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक ठीक है। ओके बेटा, बाय।